Wait a minute. So in the last class we started with Thomas Hobbes. We completed up to methodology. We still have to cover the methodology in detail. तो आज खत्म कर देंगे पूरा हम थॉमस हॉब्स का पूरा का टॉपिक। ठीक है, पुराना जितना भी कवर किया है हम लोगों ने, उसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो हमारा अगला डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा। उस डाउट क्लियरिंग सेशन में हम आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे एंड आई विल टेक योर डाउट्स ऑल्सो, जो भी आपके डाउट्स आएंगे। वैसे तो मैं यूजुअली रोज़ के बेसिस पे भी लेती हूँ आपसे क्लासेस में डाउट्स, लेकिन अगर सेपरेटली आप कभी पीडीएफ पढ़ रहे हैं, कुछ और आपको अच्छे से समझना हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें। हाय आकाश, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, हम इससे पहले शायद 4-5 सेशंस हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उन सभी सेशंस को एक बार कवर कर लो। ठीक है, एंड आप इंग्लिश में लिखोगे अपना पेपर, इंग्लिश मीडियम में, राइट? हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में लिखोगे तो पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। एंड कोई आपको डाउट आता है पढ़ते हुए, या आप जब भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं आपको लगता है कोई डाउट है, तो मैंने डाउट क्लियरिंग के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। तो मैंने उस ग्रुप में वो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है डिस्कशन फोरम में, वो आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ लो। वैसे तो बाकी बच्चों का कंप्लीट हो चुका है वो टॉपिक, तो अगर आपको कोई डाउट आता है वो आपका रिजॉल्व कर देंगे। अगर वो नहीं है कैपेबल, उनसे नहीं होता है डाउट रिजॉल्व, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, डिस्कशन फोरम कौन सा है? डिस्कशन फोरम जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, ये जो पीडीएफ है, जो आज की पीडीएफ अभी मैंने अपलोड की है, ये वो वहाँ से डाउनलोड होती है। ये आपके पास में है पीडीएफ, आप डाउनलोड कर रहे हो जहाँ से पीडीएफ, उसको डिस्कशन फोरम बोलते हैं हम। ठीक है, हाँ, अपडेट से जो होता है ना, अपडेट्स में जहाँ पे जाती हैं वहाँ से होता है। हाँ, इट इज़ नॉट फॉर्म, इट इज़ फोरम। ठीक है, ओके। तो थॉमस हॉब्स में हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। थॉमस हॉब्स बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, और थॉमस हॉब्स बहुत ही पेसिमिस्ट थे। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? पेसिमिस्ट का मतलब होता है कि थॉमस हॉब्स की जो थिंकिंग थी वो थोड़ी नेगेटिव थी। ठीक है, नेगेटिव थी। हाँ नितेश, हम ये कर लेंगे कि जो हमारा अगला डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा उसमें हम रिवीजन करेंगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू, क्योंकि हम लोगों के पास में 1.5 घंटा होगा अच्छे से रिवाइज करने का। तो हम एक फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करके फ्लो चार्ट्स के वे में हम उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, दैट व्हाट वी विल डू। एंड बाय द एंड ऑफ इवनिंग आई हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स, मैंने अपने दूसरे बैच में बोला था कि वो लोग अपना फ्लो चार्ट जो उन्होंने बनाए हैं उसकी वो स्कैन कॉपी शेयर कर दें, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो आगे से क्या हुआ करेगा, अगर हमारा जो टॉपिक है ऑलरेडी कवर हो चुका है, जैसे आज है हमारा थॉमस हॉब्स, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जॉन लॉक, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा डाउट क्लियरिंग सेशन का। तो अगर जॉन लॉक आधा कंप्लीट हो जाएगा कल, बाकी का जो जॉन लॉक है वो डाउट क्लियरिंग सेशन में देख लेंगे। नहीं तो शायद जॉन लॉक की एक और क्लास है। तो डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे पास जब भी टाइम रहेगा, जब हमें कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं करना है, हमारा पुराना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हम हमेशा रिवीजन पे ध्यान देंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसमें हम बातें करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, थोड़ा आंसर राइटिंग पे देख लेंगे, इसमें हम एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे प्लेटो को हम जब रिवाइज करेंगे तो प्लेटो से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो हम उसके आंसर्स लिखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी थोड़ी करके आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपके मैं 10 आवर्स डेडिकेट कर दूंगी आंसर राइटिंग सेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के, तो आपकी जो क्लास रहेगी वो तो रहेगी, साथ में आंसर राइटिंग की अलग से आपके लिए रहेगा। ये हिंदी मीडियम मतलब आपके बैच के लिए होगा, बैच 2 ऑफ आंसर राइटिंग मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से इस नाम से होगा। तो आपका अगस्त में एंड सितंबर में 10-10 घंटे का रहेगा आंसर राइटिंग। सितंबर के बाद जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आएगा, इसमें पीक पे हम अपना पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे। तो जब हम पीक पे इसको कवर करेंगे तो इन सभी में हमारे आंसर राइटिंग के जो सेशंस होंगे वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है,
हाँ, जो बैच नंबर इससे पहले वाला जो बैच 1 है आपका, जो आंसर राइटिंग का है, बहुत आगे है, क्योंकि उन लोगों ने सारे क्वेश्चंस प्लेटो से रिलेटेड, एरिस्टोटल से रिलेटेड, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, जॉन लॉक, ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से उन्होंने कर लिए हैं। उन लोगों का आजकल जॉन स्टुअर्ट मिल के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड डिस्कस हो रहे हैं, ग्रामशी एंड हैना अरेंट एंड रॉसू, इन पे फोकस कर रहे हैं अभी अब आजकल। ये एक बार कवर हो जाएगा, फिर हम आइडियोलॉजीज पे जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो उनके बैच का है, आप अपने पे ध्यान रखो। हम यहाँ पर फोकस करेंगे, आपके लिए भी वैसे ही होगा। ठीक है। तो थॉमस हॉब्स में हमने देखा कि थॉमस हॉब्स ने बुक लिखी थी लेवियाथान, एंड थॉमस हॉब्स के टाइम पे रेवोल्यूशन चल रही थी। रेवोल्यूशन, क्रांति चल रही थी जो कि वॉयलेंट थी, यानी काफी लड़ाई मार कटाई हो रही थी, तो यानी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। अब लाइफ की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, इसीलिए इनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं ये। तो इनका मेन कंसर्न है लाइफ को प्रिजर्व करना, कि लाइफ सुरक्षा में रहे, उसकी सिक्योरिटी रहे उसकी, ठीक है, सुरक्षित रहे। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये स्टेट बनाएंगे, स्टेट के फेवर करते हैं, और ये अपनी सॉवरेनिटी की थ्योरी देंगे। ये स्टेट को कंप्लीट पावर देंगे, स्टेट को कंप्लीट पावर देंगे, कि स्टेट के पास में पावर होगी लॉज बनाने की, और अगर आप ये लॉ फॉलो नहीं करते हो तो फिर स्टेट आपको पनिश भी कर सकता है। ये पनिशमेंट की पावर भी थॉमस हॉब्स देंगे। हमने अभी तक थोड़ा समझा कि थॉमस हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, मतलब थॉमस हॉब्स इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस देते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में अभी तक हमने, इससे पहले जितने भी थिंकर्स देखे, चाहे हमने मैकियावेली देखा हो, चाहे प्लेटो देखा हो, या एरिस्टोटल देखा हो, इन तीनों में ही हमने देखा कि ये स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इंडिविजुअल को उतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, इंडिविजुअल को नहीं होती थी। तो इसी वजह से आगे जाकर के हमको देखने को मिलेगा, जब मॉडर्न थिंकर्स आएंगे जैसे कि थॉमस हॉब्स, ये जब इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे स्टेट से ज्यादा, तो हम इन लोगों को इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं। जो लोग, अब जैसे थॉमस हॉब्स पहले इंडिविजुअलिस्ट नहीं है, थॉमस हॉब्स से पहले सोफिस्ट थे। सोफिस्ट भी इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस देते थे, वो ये बोलते थे कि सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, अपनी लाइफ की सुरक्षा सबसे पहले आती है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी चीज आती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट यानी इंडिविजुअल पहले आता है स्टेट से, मैन इज प्रायर टू स्टेट। तो पर्सपेक्टिव समझे थे हमने, पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की थी कि जो थॉमस हॉब्स हैं, ये बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट करते हैं। बुर्जुआजी क्लास को कैसे सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये मानेंगे कि एक एंटिटी हो स्टेट, और स्टेट ही जो लॉज बनाएगा वही सब फॉलो करेंगे, तो यानी मल्टीपल लॉज नहीं होंगे। जब एक एंटिटी ही लॉ बनाते हैं तो उस चक्कर में यूनिफॉर्मिटी आती है, और कैपिटलिज्म के लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही लॉ हर जगह पे प्रिवेल करेगा तो कैपिटलिज्म ग्रो करता है, तो ही तो बिजनेस बनता है, बढ़ता है। तो इसीलिए ये मैटर पे फोकस करते हैं। यूटिलिटेरियन है, ये यूजफुलनेस पे ध्यान देते हैं कि मैन के लिए क्या यूजफुल है, उस चीज पे ध्यान देंगे कि मैन अब किस मुताबिक काम करता है। मैन को जो चीज मतलब उसके आपके फायदे में होगी तो वो आप चीज करोगे। व्हाई डू यू थिंक आप अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? रीजन है कि आपको उसके यूटिलिटी लगती है, कि मैं अगर आईएएस बनता हूँ तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एट द सेम टाइम पावर होगी, इस तरीके की यूजफुलनेस होती है। एंड थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में ये होता है कि अब आज के टाइम पे जो भी इकोनॉमिक सिस्टम प्रेजेंट है, आज के टाइम पे कैपिटलिज्म प्रेजेंट है, तो कैपिटलिज्म के चलते कैपिटलिज्म काम करता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। इसीलिए ये सोसाइटी में भी एक कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे ताकि एक ही लॉ प्रिवेल करे, मल्टीपल लॉज प्रिवेल ना करे। तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अफेक्ट करता है लाइफ के दूसरे पहलुओं को भी। तो इसीलिए हम देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन किया जाएगा, जिससे कि मल्टीपल चीजें ना हो, मल्टीपल यानी डुप्लीकेशन ना हो लॉस की। एंड इनके लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्योरिटन रेवोल्यूशन चल रहा था, और प्योरिटन रेवोल्यूशन की वजह से वॉयलेंस था, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। तो ये लाइफ को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, इज द फर्स्ट थिंकर जो कि अपनी राइट टू लाइफ की थ्योरी देंगे। एंड थॉमस हॉब्स पहले ऐसे थिंकर हैं जो अपनी कंप्लीट थ्योरी देंगे सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? हमने देखा था, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि सुप्रीम पावर किसके पास में होगी।
तो सुप्रीम पावर किसके पास में होगी? ये स्टेट को देंगे पूरी की पूरी पावर। मतलब अब आप ये देखो कि यहाँ पर कौन कौन फाइट कर रहे थे। कैथोलिक्स फाइट कर रहे थे प्रोटेस्टेंट्स के साथ में। कैथोलिक्स वो लोग होते हैं जो रिलीजन फॉलो करते हैं, मतलब रिलीजन का स्टेट के साथ में फाइट हो रही थी। पहले मिडिवल एज में रिलीजन डोमिनेट था, लेकिन अब यहाँ पर फाइट होगी इन दोनों के बीच में। एंड फाइनली जो थॉमस हॉब्स होंगे ये रिलीजन को भी स्टेट के अंडर में डाल देंगे। तो यानी सारी पावर, पहले क्या होता था रिलीजन से मैटर में, पर्सनल स्फीयर में रिलीजन सब कुछ किया करता था, अब ये रिलीजन को भी स्टेट के अंडर में डाल देंगे कि स्टेट जो होगा, स्टेट डिसाइड करेगा रिलीजन के ऊपर भी क्या करना है। ठीक है, स्टेट डिसाइड करेगा। तो ये इसके अंडर आ गया। मैकियावेली ऐसे नहीं करता है। मैकियावेली थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी की बात करेंगे, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब होता है? अलग से नहीं बात कर रहे हैं, अलग से बात नहीं कर रहे हैं। उनके आइडियाज में हमको देखने को मिलता है कि मैकियावेली भी सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली बोल नहीं रहे हैं अपने कामों में। हमको थॉमस हॉब्स के वर्क में देखने को मिलता है कि वो सॉवरेनिटी की बात करते हैं डायरेक्टली। इसीलिए हम देखेंगे कि थॉमस हॉब्स को इंडिविजुअलिस्ट भी बोला जाता है, साथ साथ एब्सोल्यूटिस्ट भी बोला जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि थॉमस हॉब्स स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देंगे कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर होगी, एकदम पूरी की पूरी पावर स्टेट के हाथ में होगी। कोई भी चीज डिसाइड करनी है स्टेट डिसाइड करेगा। सिर्फ एक लिमिटेशन होगी स्टेट पे, वो होगी राइट टू लाइफ की लिमिटेशन, कि लाइफ को प्रिजर्व करना है। अगर स्टेट लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर पाया तो फिर लोग स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हैं। ये कहना है थॉमस हॉब्स का। अब ये तो पर्सपेक्टिव समझा, हमने दोबारा से रिवाइज किया है। हम इसको पूरी सारी थ्योरीज को जब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि जो भी बातें की जा रही हैं किस बिना पे की जा रही हैं, किस बेसिस पे की जा रही हैं। तो मेथडोलॉजी मैंने आपको बताया था, इनके मेथडोलॉजी है साइंटिफिक। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उनकी जो मेथडोलॉजी थी रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, उससे ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉमस हॉब्स, इसीलिए ये भी रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड अपना फॉलो करेंगे। इस मेथड से ये सोसाइटी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बोलते हैं रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड होता क्या है? गैलीलियो ने किसी भी चीज को समझने के लिए ये बोला कि आप पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हर एक पार्ट को अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ में रिलेट करके उसको स्टडी करो कि वो दोनों कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट उसके साथ रिलेट करके करो कि अच्छा अब ये कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे समझोगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि ठीक है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है, सोसाइटी कैसे रन होती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये थॉमस हॉब्स अप्लाई करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को हमको समझना है अगर, तो उसको छोटे एलिमेंटल पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको आपस में को रिलेट करके, एक दूसरे के साथ में को रिलेट करके समझ लो उसको। ठीक है, तो मेथडोलॉजी कौन सी फॉलो करते थे थॉमस हॉब्स? रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड ये फॉलो करते थे। सिमिलरली डिस्कार्टिस भी यही मेथड फॉलो करते थे कि हर एक चीज़ को जो डिस्कार्टिस ने स्पेशली सोसाइटी से रिलेटेड ये चीज़ बोली थी कि अगर आपको इतनी कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी, सोसाइटी को समझना है कि सोसाइटी में चीज़ें कैसे होती है, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना होगा अलग अलग पार्ट्स में। सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, सोसाइटी में कल्चर कैसे काम करता है, सोसाइटी में ये जब कैसी वैल्यू सिस्टम है, वो सभी को समझो, आपस में को रिलेट करो, और फिर उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सोसाइटी रन कैसे होती है। तो उसी के बेसिस पे थॉमस हॉब्स इस मेथड को अपना करके थॉमस हॉब्स समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। आपको क्या लगता है कि थॉमस हॉब्स ह्यूमन बिहेवियर को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? रीजन ये है कि उस टाइम पे रेवोल्यूशन हो रहा था। तो थॉमस हॉब्स चाहते थे कि देखो ये रेवोल्यूशन हो रहा है, इसमें इतनी मार कटाई हो रही है, तो इसको कैसे रोका जाए? क्यों ऐसा है कि ह्यूमंस ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि थॉमस हॉब्स चाहते थे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। थॉमस हॉब्स का क्या कहना था? थॉमस हॉब्स चाहते थे कि लाइफ जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, इनका कहना था कि लाइफ अगर सिक्योर रहेगी तभी तो बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। तभी तो आगे कैपिटलिज्म ग्रो करेगा। कैसे? देखो, एक कंट्री है जहां पर इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि सीरिया का केस लेते हैं इस टाइम पे।
सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, इंस्टेबिलिटी है। तो सीरिया की जो इकोनॉमी है, क्या वो ग्रो कर पाएगी? क्या उसमें ग्रोथ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट? क्यों? क्योंकि इंस्टेबिलिटी, आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैपिटलिज्म जो होता है वो फ्लरिश नहीं कर पाता, बिजनेसेस फ्लरिश नहीं कर पाते हैं जब भी इंस्टेबिलिटी होती है। एंड ही इज द स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास यानी कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर हैं। तो ये चाहते हैं कि सोसाइटी में रहनी चाहिए स्टेबिलिटी। ये चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, ठीक है, हाई रहे। और वो तभी हो सकता है अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे। और स्टेबिलिटी कब होती है सोसाइटी में? जब लाइफ की सिक्योरिटी होती है, तब। समझ आया? जब पीस रहेगा, जब लाइफ की सिक्योरिटी रहेगी, जब कोई मार कटाई ना हो। तो ये रीजन था कि ये लाइफ के बारे में इतना बात करते हैं। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा है कि ह्यूमंस आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, उस टाइम की जो बुर्जुआजी क्लास है वो मिडिल क्लास थी। उस टाइम की जो बुर्जुआजी क्लास है, दे वर पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, ये धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी। आज की जो बुर्जुआजी क्लास है, कार्ल मार्क्स के टाइम तक आते आते बुर्जुआजी क्लास रिच क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम की मिडिल क्लास बोला करते थे। तो इमर्जेंस जो ये ग्रोथ हो रही है, ये तभी ग्रोथ होगी अगर स्टेबिलिटी रहे, अगर लाइफ सिक्योर रहे। तो ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है कि ह्यूमंस इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये जानना चाहते थे कि ह्यूमन नेचर क्या है। इसी बेसिस पे ये मेथोडोलॉजी अपनाएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमको समझने के लिए ह्यूमंस को, हमको पहले एलिमेंटल पार्ट में इसको तोड़ना होगा। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इन्होंने बोला जैसे पूरे यूनिवर्स में चीजें पार्टिकल से बनी है, राइट? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज पार्टिकल्स। जैसे यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल से बना हुआ है, ऐसे ही जो हमारा माइंड है ये भी पार्टिकल से बना हुआ है। तो यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं, तब तक जो पार्टिकल्स हमारे माइंड में है ये आपस में मोशन में होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहते थे कि ह्यूमन का जो माइंड है वो कैसे काम करता है, किस बेसिस पे ह्यूमंस एक दूसरे से लड़ते हैं, उनका माइंड कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए ये क्या करेंगे, रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड लगाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में जैसे यूनिवर्स पार्टिकल से बना है, वैसे ही ह्यूमन का जो दिमाग है वो भी पार्टिकल से बना है। और जब तक हम जिंदा हैं वो आपस में पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से हम कोई एक्शन लेते हैं। जिस हिसाब से हमारे दिमाग में ये पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उसी हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब दो ग्लास ऑफ मिल्क है, ठीक है, एक है कोल्ड और एक है हॉट मिल्क। अब हम लोग मैटर से बने हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल से बने हुए हैं। तो अगर आप इसको टच करोगे, ठीक है, आपका एक्शन है कि आप इसको टच करते हो, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी बॉडी में, आपका सिग्नल जाएगा आपके दिमाग में, मोशन होगा कुछ ना कुछ, कोई सिग्नल जाएगा कि ये तो बहुत गर्म है, इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और आप वो वहीं पे एज इट इज रख दो और आपका हाथ जल जाएगा, राइट? सो जो भी आप एक्शन ले रहे हो, ये एक्शन किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट पे, कि आपके बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मूव हो रहे हैं। आप इसको टच करोगे जब, तो यहाँ पर ये आपको गर्म नहीं लगेगा, आप इसको पकड़ सकते हो काफी देर तक। लेकिन एक हॉट मिल्क है, उसको पकड़ने में आपको फिर आप रिलक्टेंट हो जाओगे, मतलब आप नहीं पकड़ोगे उसको। एक बार अगर आपको नहीं पता था पहले कि हॉट मिल्क है, तो आपने पकड़ा, तो आपके सिग्नल क्या गया दिमाग में, मोशन हुआ पार्टिकल्स का, दिमाग में सिग्नल गया कि ये नहीं पकड़ना है क्योंकि इससे मुझे हो रहा है नुकसान। ठीक है, ये गर्म है, इससे मुझे दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग पेन, दैट्स वाई। तो इसी के बेसिस पे थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं इस दुनिया में, वो दो टाइप के एक्शंस होते हैं। या तो होता है इंक्लिनेशन या होता है अवर्जन। इंक्लिनेशन मतलब या तो हम वो एक्शन करेंगे या फिर वो हम एक्शन नहीं करेंगे।
अब ये एज इट इज जो टर्मिनोलॉजीज है हिंदी मीडियम के लिए उनकी बुक में लिखी हुई होंगी। इंक्लिनेशन एंड अवर्जन, या तो हम वो काम करते हैं, कोई भी एक्शन ले लो, आपको कहीं जाना है, या तो आप जाओगे या आप नहीं जाओगे। किसी से बात करनी है, या तो आप बात करोगे या नहीं करोगे, हाँ या ना में जवाब होता है। या तो आप करते हो या आप नहीं करते, ठीक है, या तो आप अवॉइड करते हो उसको करने से। तो सारे जो एक्शंस होते हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। और ये एक्शंस जो हम लेते हैं, ये जो इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे आपने एक गर्म ग्लास के दूध को पकड़ा था जब, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो आपके बॉडी में पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, वो रिस्पॉन्स करेगी एक्सटर्नल स्टिमुलस से, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करते हो। अब मान लीजिए इंडिया में आज के टाइम पे सब कुछ पीसफुल है, तो आप लिबर्टी की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप बाहर निकलोगे क्योंकि पीस है, बाहर निकलोगे आपको कोई मारेगा नहीं। लेकिन अगर बाहर के एनवायरनमेंट में आपको पता है कि वॉर चल रही है, आप बाहर निकलोगे तो आपको लोग मार सकते हैं, तो आप नहीं निकलोगे। तो ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती हैं ये आपकी सराउंडिंग से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। इसका साफ मतलब होता है कि आप देख करके अपने बारे में सोचते हो, उसके बेसिस पे ह्यूमन बिहेवियर क्या बताया इन्होंने, कि ये जो मूवमेंट की पार्टिकल्स ऐसी होती हैं कि मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर एंड मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। ये जो दो टर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटेरियन का क्या मतलब होता है? यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यू फॉर यूटिलिटी, यू फॉर यूजफुलनेस। क्या फायदा है ये करके, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से आप कोई काम करोगे। मान लीजिए आपको बैंक जाना है, क्यों जाना है? बिकॉज किसी ने आपको चेक दिया है और वो चेक आपको आपके नाम पे है कि ये आप ले लो पैसा, ठीक है, 1 करोड़ का चेक है, तो आप जाओगे बैंक, ठीक है, इंक्लिनेशन होगा इस केस में। क्यों जाओगे? क्योंकि आपको यहाँ पर यूजफुलनेस दिख रही है कि मेरे ही फायदे में है, तो आप ऑटोमेटिकली जाओगे बैंक। लेकिन अगर ये आपकी यूटिलिटी में नहीं है, आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जब आपको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप नहीं जाओगे, फिर आप एवर्जन करोगे, मतलब फिर आप अवॉइड करोगे बैंक जाना, क्योंकि इससे आपका फायदा नहीं है। इससे तो आप क्या कर रहे हो, आपके अकाउंट में से किसी के अकाउंट में जा रहा है, तो आप उसको अवॉइड करोगे ज्यादा से ज्यादा। सो इसी के बेसिस पे ये बोलते हैं कि जो मैन है वो यूटिलिटेरियन है, मैन अपने बारे में सोचता है, मैन यूटिलिटेरियन है, मैन यूजफुलनेस के बेसिस पे कि वो क्या चीज उसको उसको उसके फायदे में है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। ऐसे ही इसी मेथोडोलॉजी के बेस पे थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब मैन, इंडिविजुअल मतलब सेल्फ इंटरेस्ट में अपने सोचता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। क्यों? देखो, इसका कहना है कि दो आदमी हैं, इसका जो ब्रेन है, इसके ब्रेन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अलग, इसके में अलग हो रही है। तो अगर इस इंसान को मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, ठीक है, तो इसको हो रहा है पेन, तो सामने वाला बंदा चाहे मान लीजिए कि वाइफ है, इवन दो इस बंदे को पेन हो रहा है, वाइफ को ठीक है वरिड होगी, लेकिन ये बोलते हैं कि वाइफ इसका पेन तो नहीं समझ सकती ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो दैट मीन्स आप इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है कि मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड पेन एंड प्लेजर ऑफ द अदर पर्सन। आपके जो ब्रेन की मूवमेंट्स हैं वो दूसरे के ब्रेन की मूवमेंट से अलग हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट इस मूवमेंट को नहीं समझ सकती, बिल्कुल नहीं समझ सकती। इसीलिए आप दूसरे का पेन और दूसरे का प्लेजर को नहीं समझ सकते। अगर किसी को, सामने वाले को पेन हो रहा है, तो आप उसका पेन नहीं वो कर सकते एक्सपीरियंस। ऐसे ही दूसरे को अगर किसी चीज से खुशी मिल रही है, तो आपको शायद खुशी ना मिले उस चीज से। समझ आया? तो ये होता है इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। मतलब मैन सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, क्योंकि दूसरे के बारे में तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। सामने वाले बंदे को पेट में दर्द हो रहा है, आपका सिबलिंग है, ठीक है, आप वरिड होगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते ना उसका पेन एज इट इज।
तो ये कहना था थॉमस हॉब्स का अपने रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव इंडेक्स से ये समझाने की कोशिश की, देखो कि मैन है यूटिलिटेरियन, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। यूटिलिटेरियन की अप्रोच क्या होती है, अभी मैं दोबारा से बता रही हूँ डिटेल में। यूटिलिटेरियन की अप्रोच एक्सप्लिसिटली दी थी बेंथम ने। एक्सप्लिसिटली मतलब अपने कामों में जो इन्होंने स्पेशली एक अलग से थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है, थॉमस हॉब्स ने थ्योरी नहीं दी। थॉमस हॉब्स ने बस बात की यूटिलिटेरियन अप्रोच की कि मैन ऐसे काम करता है। बेंथम ने अपनी अलग से थ्योरी दी है। तो बेंथम का जो टॉपिक है हम आगे जॉन स्टुअर्ट मिल में पढ़ेंगे, जहां पर बेंथम ये बोलते हैं कि कोई भी एक्शन जो मैन लेता है वो दो चीजों पे बेस्ड लेता है, पेन एंड प्लेजर पे। आपको किसी काम को करके प्लेजर मिल रहा है तो आपको वो काम करना चाहिए, जिस काम को लेकर के आपको पेन मिल रहा है वो काम आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा बेंथम बोलते हैं। यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी पे बेस्ड, मतलब यूजफुलनेस पे, कितना फायदा मिल रहा है आपको, फायदा है तो करो, फायदा नहीं मिल रहा है तो मत करो, ऐसा कहना था बेंथम का। तो बेंथम में हम देखते हैं कि ये एथिक्स जो है इसमें लगाते हैं और एथिकल पूरा डायमेंशन इस पे बिठा देते हैं। यानी अगर आप आईएएस ऑफिसर हो, कोई आपको वो दे रहा है, ठीक है, ब्राइब दे रहा है, आपको रिश्वत दी जा रही है, क्योंकि ये तो आपका प्लेजर में काउंट हो गया, तो मतलब आपको करना चाहिए। और अगर आपको पेन मिल रहा है किसी चीज से तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे दो तरीकों से भी हो सकता है कि दो आईएएस ऑफिसर हैं, एक को अगर आप रिश्वत ऑफर करते हो, उस बंदे को उससे पेन हो, क्यों? क्योंकि उसके एथिक्स अलग है, वो बंदा नहीं, उसको प्लेजर फील नहीं होगा, उसको खुशी नहीं मिलेगी ये ऐसा पैसा लेकर के, ठीक है, उसको बहुत दुख महसूस होगा ये करके, मतलब कि कोई उसको कर रहा है, और अगर वो लेगा तो उसके एथिक्स के साथ में गलत होगा, इसलिए वो पर्सन नहीं लेगा। तो इस केस में इस बंदे को प्लेजर मिलेगा जब ब्राइब नहीं लेगा, वो जब वो रिश्वत नहीं लेगा। तो जब रिश्वत नहीं लेगा, उसको प्लेजर मिल रहा है, तो ये एक्शन उसको करना चाहिए। कुछ इस टाइप का है, बाकी इसको फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बेंथम के टॉपिक में। अभी फिलहाल बस इतना समझ लो, यूटिलिटेरियन अप्रोच ये बोलती है कि नेचर ने मैन को बनाया ही ऐसे है, इस वे में बनाया गया है कि मैन दूसरे का पेन और दूसरे का जो प्लेजर है समझ ही नहीं सकता। यस, इट डिपेंड्स अपॉन, इसमें एथिक्स है, एथिकल डायमेंशन हमको देखने को मिलती है। ये अपनी एथिक्स के बेसिस पे एथिक्स की थ्योरी देंगे बेंथम यूटिलिटेरियन अप्रोच पे। ये बोलेंगे कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है या नहीं करनी है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो बेंथम का कहना है कि जो चीज आपको प्लेजर दे वो चीज सही है, जो चीज आपको पेन दे वो चीज गलत है। और ये पर्टिकुलर चीज बेंथम पता है किस बारे में बोलते हैं? प्लेजर से मतलब होता है, ये भी बुर्जुआजी क्लास के स्कॉलर हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर हैं। बेंथम कहते हैं प्लेजर का मतलब होता है बेंथम के लिए प्रॉफिट, और पेन का मतलब होता है लॉस। यानी बुर्जुआजी क्लास अगर कोई भी अपनी पॉलिसी या एक्शन ले रहे हैं, उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे उसके चलते सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस एक्शन को कीजिए। कोई एक्शन ले करके आपका लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो फिर वो मत कीजिए। ये कहना था बेंथम का। बेंथम समझ में आया बेसिक्स थोड़ा, बाकी बेंथम को डिटेल में आगे देखेंगे। अब आते हैं इसी में थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स सबसे पहले थे जिन्होंने यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात की। थॉमस हॉब्स ने बोला कि देखो नेचर में ऐसा है कि मैन पार्टिकल से बना हुआ है, और एक बंदे की जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है दूसरे बंदे की पार्टिकल की मूवमेंट के साथ में लिंक नहीं है। यानी मेरे अंदर जो मूवमेंट हो रही है, मेरी मूवमेंट नहीं समझ सकती कि आपके अंदर में कैसे मूवमेंट हो रही है, ठीक है, आपके जो पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम सामने वाले को नहीं समझ सकते कि सामने वाला क्या सोच रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इनका कहना है दैट नेचर हैज नॉट मेड मैन इन सच अ वे दैट ही अंडरस्टैंड पेन एंड प्लेजर ऑफ अदर पर्सन। आप नहीं समझ सकते सामने वाले को पेन हो भी रहा है तो थॉमस हॉब्स ऐसे पहले इंसान थे जो हमको ये बता रहे हैं कि सभी जो मेन हैं, ऑल मेन आर सेम, कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, सारे ही सेम है। क्यों? क्योंकि कोई भी दूसरे का पेन एंड प्लेजर समझ ही नहीं सकता, सिर्फ अपना समझ सकता है, तो इस बिना पे सारे सेम है।
ये पहले थे जो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मैकियावेली हमने जब कवर किया, इन तीनों टॉपिक में हमने देखा कि ये बोलते हैं कि कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, कुछ लोगों के पास में रीजन होता है, कुछ लोगों के पास में एपेटाइट डोमिनेंट होती है। तो कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग इंफीरियर होते हैं। ये नेचुरल इनइक्वालिटी में मानते थे तीनों के तीनों। लेकिन थॉमस हॉब्स पहले ऐसे थिंकर हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, सभी सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। मैन जो है, मैन इज गाइडेड बाय पैशन। सभी के सभी अपनी एपेटाइट से गाइडेड हैं, पैशन से गाइडेड होते हैं। मतलब थॉमस हॉब्स का कहना है, देखो मैन के अंदर में दोनों चीजें हैं, मैन के पास में रीजन भी है, मैन के पास में एपेटाइट भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, लेकिन मैन के पास में सिर्फ इतना रीजन है ये जानने का कि क्या चीज मैन को प्लेजर देगी, क्या चीज पाकर के मैन को खुशी मिलेगी। बस इतना इतना सा रीजन है बस मैन के पास में, ये जानना कि क्या चीज मुझको हैप्पीनेस देगी। इसके बियॉन्ड में रीजन नहीं है मैन के पास में। तो हम देखते हैं कि मैन का जो एपेटाइट है, मैन का जो पैशन है, वो डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैन जो भी डिसीजन लेता है अपने पैशन के बेसिस पे लेता है, उसको वो चीज पानी होती है। मैन इज प्लेजर सीकिंग इन नेचर। प्लेजर सीकिंग मतलब अपने प्लेजर के लिए जो चीज करनी है, जो चीज होनी चाहिए वो करेगा, कोई भी मेथड से वो फॉलो करेगा ताकि उसको वो चीज मिल जाए। मैन इज प्लेजर सीकिंग, क्योंकि प्लेजर मैन की यूटिलिटी है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मैन? यूटिलिटी मतलब क्या चीज मैन के लिए फायदेमंद है? प्लेजर सीख करना, उसी से तो खुशी मिलती है मैन को। तो थॉमस हॉब्स का कहना है कि मैन के अंदर में रीजन होता है और एपेटाइट दोनों होती है, लेकिन रीजन और एपेटाइट में से, रीजन और पैशन में से डोमिनेंट क्या होता है? पैशन बड़ा होता है, पैशन ज्यादा होता है मैन में, पैशन ज्यादा होता है मैन में। इसीलिए हम देखेंगे कि मैन जो है अपने बारे में ही सोचेगा, मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा। समझ आया? थॉमस हॉब्स का कहना था कि मैन इज गाइडेड प्राइमरली बाय पैशन, यानी जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे पास में एपेटाइट रहेगी। अब आप खुद देखो, आज आपको लगता है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, आपको फिर जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। एक बार आईएएस ऑफिसर बन जाओगे फिर आप चाहोगे कि मेरे पास में ये वाली गाड़ी हो, मेरे घर में ये हो, मेरे बच्चे स्कूल में जाएं, ठीक है, हमारा जो घर हो वो इतना बड़ा हो। अगर वो घर नहीं होगा तो मेरे को इस टाइप से, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए बन जाओ, एमएलए बन जाओगे तो सोचोगे एमपी बन जाऊं, एमपी बन जाओगे तो सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर बने रहूं हर साल, हर 5 सालों में। और हो सकता है फिर आगे आप कुछ और चीज डिजायर करो। तो पॉइंट इज कि कोई एंड ही नहीं है इस एपेटाइट का, इसका, ठीक है। तो कभी भी ये डिजायर कंप्लीट ही नहीं होगी, एक के बाद एक के बाद एक आती रहेगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये डिजायर्स हमारी खत्म नहीं हो सकती। समझे? सो ये कहना था यूटिलिटेरियन अप्रोच में हॉब्स का। तो मेथडोलॉजी अब हमने समझ ली है। अब हम समझेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिशन। हाँ, एक असली राजा वो हो सकता है, लेकिन हाँ, ये प्लेटो के हिसाब से भी होगा कि ऐसी चीजों के पीछे मत भागो, बट डिजायर्स के पीछे मत भागो, एपिटाइट के पीछे मत भागो। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके देखो अब इन सभी को, जितने भी अभी तक हमने थिंकर्स पढ़े हैं आपस में बार बार रिलेट करके बार बार रिवाइज किया करो कि मैकियावेली ने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था। जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में, उतना ही बेटर कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे, और ये आपको उतना ही आसान लगेगा, उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, दिस स्लाइड, ये वाली, दिस वन, ये चीज, अच्छा, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। क्लियर? अब आगे डिस्कस करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। तो यानी अब हमने वो सभी काम कर लिए थॉमस हॉब्स में
जो हमको देखने थे, थॉमस हॉब्स से मैंने आपको बताया था कि हमको पहले बुक का नाम पता होना चाहिए। बुक का नाम क्या है? लेवियाथान। ठीक है, हमने देखा टाइम एंड स्पेस किस टाइम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की लाइफ ऑफ थॉमस हॉब्स, लाइफ एंड पर्सपेक्टिव ऑफ थॉमस हॉब्स। तो यहाँ पर आएगा आपका ब्रिटेन। उसके बाद पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की। पर्सपेक्टिव क्या है इनका? ये सपोर्टर हैं किसके? बोर्जुआजी क्लास के। साथ में इंडिविजुअलिस्ट हैं, साथ में एब्सोल्यूटिस्ट भी हैं ये। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट भी हैं। इन्होंने राइट टू लाइफ की थ्योरी दी है, इन्होंने सॉवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी है। ये सभी इनके पर्सपेक्टिव में आ जाता है। इसके बाद हमने देखी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हमने देखा कि जो थॉमस हॉब्स है, रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड फॉलो करके क्या बोलेंगे कि ह्यूमन नेचर पे बात करेंगे। ह्यूमन नेचर पे इनका क्या रहेगा? ह्यूमन नेचर पे ये बोलेंगे कि ह्यूमन नेचर में मैन इज यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन एंड साथ में मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। individualistic in nature. And what is the utility of man? Utility of man is pleasure seeking. Man is power seeking और pleasure seeking. क्योंकि अगर आपके पास में पावर आती है तभी तो आप कोई चीज एंजॉय कर पाओगे. सो मैन इन दैट केस इज प्लेजर सीकिंग. हाँ, दैट एपेटाइट यानी पैशन, पैशन इज डोमिनेंट. तो मैन इज गाइडेड बाय पैशन. ये भी हमने चीज देखी यहाँ पर. साथ ही साथ हमने देखा थॉमस हॉब्स के वर्क में दैट इनके लिए क्या प्रायर है. ये इंडिविजुअलिस्ट हैं. तो इंडिविजुअलिस्ट हैं ये. तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हो आप कि मैन इज प्रायर टू स्टेट. यस, ठीक है. और हाँ, रीजन अप्लाई करके इन्होंने ओनली फॉर प्लेजर. हाँ, रीजन सिर्फ इतना है मैन के पास में कि बस ये जान सकता है कि क्या प्लेजर किस चीज में मिलेगा इनको. ठीक है, सो इतना समझा. अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है हमारी थ्योरीज. तो अब हम थ्योरीज शुरू करेंगे. तो थ्योरीज के लिए एक इस तरीके से ये भी बना लेना लाइफ एंड पर्सपेक्टिव में कि प्योरिटन रेवोल्यूशन था. थोड़ी बहुत चीजें इफ यू वांट बना सकते हो. बाकी आप रिविजन जो मेन करोगे कोर, फ्लो चार्ट से भी करो और ऐसे ही इससे भी कर सकते हो जो मैंने बनाई है. ये स्लाइड जो मैंने बनाई है डायरेक्टली इससे भी आप रिवाइज कर सकते हो. इसमें सब चीजें हैं. ओके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? सबसे पहले थ्योरी आती है थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको समझना होगा थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम पे ध्यान देते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था उस टाइम का. इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं शुरू से. शुरू से आप देखो एंशियंट टाइम्स में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था. एंशियंट टाइम्स में एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था सब चीज़ें. तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था उस टाइम पे. एंड हमने देखा कि एंशियंट टाइम्स में जो ग्रीस में था, जैसे कि आइडियलिस्ट थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, सोक्रेटिस थे. ये सभी क्या मानते थे कि स्टेट पहले आता है मैन से. स्टेट पहले आता है इसका मतलब स्टेट नेचुरल है, स्टेट ऑर्गेनिक है. ये हमने देखा था एरिस्टोटल में. क्यों स्टेट नेचुरल है? बिकॉज विदाउट स्टेट मैन जी नहीं सकता. इसीलिए स्टेट की नेसेसिटी है. स्टेट इज नेचुरल. देन मेडिवल टाइम्स आते हैं उसके बाद, जब रिलीजन डोमिनेंट होगा. तो मेडिवल टाइम्स में मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि मेडिवल टाइम में फ्यूडलिज्म पे बेस्ड था. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्क. मतलब ये जो पीस ऑफ लैंड है इस पे आप काम करोगे और इसमें से थोड़ी बहुत प्रोड्यूस आपको मिल जाएगी. ये फ्यूडल लॉर्ड की लैंड है. आप अगर स्लेव हो तो आप इस पे काम करो थोड़ा बहुत और इसमें मिल जाएगी बाकी की प्रोडक्शन फ्यूडल लॉर्ड की. ठीक है, तो वहां पर डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई. डिवाइन ओरिजिन का क्या मतलब है? डिवाइन ओरिजिन का मतलब है कि भगवान ने ये अथॉरिटी दे रखी है राजा को कि राजा सारी चीजें, सारे लॉज बना सकता है. क्योंकि स्टेट किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. और किंग जो है वो भगवान ने ही बिठाया हुआ है वहां पर. किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव. किंग जो है वो भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
तो उसके बेसिस पे इस ओरिजिन में हमने देखा कि राजा के पास में एब्सोल्यूट पावर दी गई। हाँ, जैसे कैलिफेट हो गया टर्की में, उस टाइम पे ऐसे ही था, जो राजा थे उनके पास में सारी पावर दे दी जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कि भगवान के ही रिप्रेजेंटेशन लाइक अ खलीफा। अब आती है मॉडर्न सोसाइटीज। मॉडर्न एज आती है 15th सेंचुरी के बाद में। तो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में आपको देखने को मिलेगा कि अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हो गया है चेंज। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट, अब जो कैपिटलिज्म आया है जिसमें ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ये सब किस पे काम करता है? कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है। आपस में जो बिजनेसमैन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी के चलते पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सामने उभर के आई। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दिखता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन लिखी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट के चलते हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, कि हम अपने आप को ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के, और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लोगों को ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, सरकार ऐसे काम करेगी, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं। ठीक है। सो मॉडर्न सोसाइटीज में इकोनॉमिक सिस्टम जब चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे हुआ, तो उसी टाइम पे जो स्टेट का एग्जिस्टेंस था, जो स्टेट अब बनेगा वो इसी बेसिस पे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनेगा। तो इसके बेसिस पे थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मैन इज प्रायर टू स्टेट। मैन इज प्रायर टू स्टेट का क्या मतलब है? कि मैन पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। तो थॉमस हॉब्स देयरफॉर मॉडर्न आज के टाइम पे जो सोसाइटीज में आप देखोगे, स्टेट को ये बोला जाता है कि मैन ने ही बनाया है। तो इसको, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिस्टिक व्यू बोलते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू मतलब मशीन जैसी है स्टेट। स्टेट मशीन जैसे मैन ने बनाया है अपने लिए, ताकि स्टेट जो है वो सर्व करे, उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करे। स्टेट इज लाइक अ मशीन। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बोलेंगे कि मैन इज प्रायर टू स्टेट, कि जो स्टेट है वो मैन ने ही बनाया है। स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ मैन। मैन की अपनी इच्छा पे ही बना है, अपनी उसकी इच्छा थी तभी स्टेट बना है। स्टेट नेचुरल नहीं है, स्टेट को बनाया गया है। स्टेट का मैकेनिस्टिक व्यू लिया है। जैसे एंशियंट टाइम में ऑर्गेनिक व्यू लेते थे, मेडिवियल टाइम में डिवाइन व्यू लेते थे स्टेट का, कि भगवान ने किया है, ऐसे ही मॉडर्न टाइम्स में मैकेनिस्टिक व्यू लेंगे, मशीन वाला व्यू लेंगे। तो स्टेट कैसे बना है? इसकी वजह से बना है। तो अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आगे हम बहुत सारे थिंकर्स पढ़ेंगे। इसमें से सबसे मेन जो हमारे लिए रहेंगे, पहले हैं थॉमस हॉब्स, दूसरे जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा। उसके बाद आएंगे रॉसो। रॉसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपस में लोगों के बीच में, और तब सरकार बनेगी, तब स्टेट बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ठीक है। तो ये दे बिलोंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, दे बिलोंग टू दैट। ठीक है। तो थॉमस हॉब्स अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी होती है उसमें 4 स्टेप याद रखने हैं अभी आपको। इस थ्योरी के होते हैं 4 स्टेप। इसमें पहला स्टेप रहेगा, इसमें 4 स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप होता है जिसमें पहले स्टेप में ये डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन नेचर को। पहला स्टेप होता है डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। बताने की कोशिश करेंगे कि जो आदमी है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, मैन का नेचर कैसा है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में क्या बोलते हैं, हमने अभी मेथोडोलॉजी में डिस्क्रिप्शन देखा कि मैन, दो चीजों के बारे में बात करते हैं कि मैन इज यूटिलिटेरियन एंड मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर।
मतलब मैन की यूटिलिटी क्या है? प्लेजर सीकिंग है मैन, पावर सीकिंग है मैन, और मैन अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है। ये डिस्क्राइब किया इन्होंने। दूसरा स्टेप आता है स्टेट ऑफ नेचर का। ये अभी बताऊंगी स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर। तीसरा स्टेप आता है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा लोगों के बीच में। और फोर्थ स्टेप आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अब आउटकम्स क्या होंगे, फाइनली अब सोसाइटी में क्या होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चार चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर में हम देखते हैं कि मैन जो है यूटिलिटेरियन है, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। यूटिलिटी क्या है मैन की? मैन प्लेजर सीक करता है, पावर सीक करता है। आपके पास में पावर है तो आप कुछ भी पा सकते हो, आपको प्लेजर मिलेगा। पावर अगर आपके पास में है तो आपको प्लेजर मिलेगा। तो इसीलिए एक आदमी की अगर आप जिंदगी देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली अपनी पूरी लाइफ में ही सर्च फॉर पावर, एक पावर के बाद दूसरी पावर के लिए सर्च करता है। और ये पावर की जो खोज है जो वो करता रहता है, वो डेथ के साथ में ही एंड होती है। कैसे? आपने मान लीजिए अभी आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको चाहिए आईफोन, ठीक है, तो अभी आप किसकी चीज के पीछे भागोगे? इकोनॉमिक पावर के बीच में। आप चाहोगे कि मेरे पास में कैसे भी इकोनॉमिक पावर आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर पैसा है आपके पास तो आईफोन खरीद लोगे। एक बार ये हो गया आपका, तो आगे आप कुछ और चीज के लिए डिमांड करो, और ज्यादा पैसे की, और ज्यादा पावर की। तो पावर एक एक लेवल के पावर के बाद दूसरा आप हमेशा डिजायर करोगे ही करोगे। ह्यूमन नेचर है ही ऐसा। ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक हमारी डेथ नहीं हो रही है, यानी पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा ये कहना था थॉमस हॉब्स का। तो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन में थॉमस हॉब्स ये चार स्टेप्स बताते हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, जैसे बुद्धा ने भी सेम यही बोला था कि डिजायर्स कभी भी नहीं खत्म होती, और इस वर्ल्ड में जो सफरिंग्स का कारण क्या है? डिजायर्स। डिजायर्स हैं। लोग क्यों सफर करते हैं? क्योंकि लोगों के डिजायर हैं। अगर आप अपनी डिजायर पे ही कंट्रोल कर लोगे तो फिर आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप हमेशा खुश रहोगे। तो पहला स्टेप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसका, ह्यूमन नेचर का, जिसमें हमने देखा कि थॉमस हॉब्स बोलते हैं मैन यूटिलिटेरियन है, मैन इंडिविजुअलिस्टिक है। अब आते हैं सेकंड पे, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब स्टेट ऑफ नेचर एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन करो, यू हैव टू इमेजिन कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर कॉमन अथॉरिटी नहीं है। कॉमन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी, ये एब्सेंट है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा स्टेट जहां पर कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई रेगुलेटिंग एजेंसी नहीं है, कोई रेगुलेशन करने वाला नहीं है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में तो रेगुलेशन करने वाली गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, लोग अपने मुताबिक जी रहे हैं। तो अगर लोग अपने मुताबिक जी रहे हैं तो थॉमस हॉब्स का कहना है इस सिचुएशन में एनार्की होगी। दिस इज द स्टेट ऑफ एनार्की। एनार्की का क्या मतलब होता है? एनार्की का मतलब होता है साफ साफ सीधा मतलब, एनार्की कहीं पे भी अगर आपको वर्ड दिख जाए अब से पॉलिटिकल साइंस में, एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी, कि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से एनार्की का मतलब होता है केओस होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपना कुछ फॉलो करेंगे, ठीक है। देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टेट, दैट्स व्हाट वी सी इन दिस स्टेट ऑफ नेचर। तो यानी गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट मतलब कुछ भी नहीं है, एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जहां पर कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पर चार लोग हैं, ठीक है, एक आकाश है, मानसी है, देन रजत है, एंड देन नितेश है, ठीक है। ये चार लोग हैं इस वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में चार लोग हैं। अब क्या होगा? अब ये ह्यूमंस हैं, ठीक है, सभी ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस के हिसाब से थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि हर कोई
इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक, सब अपने बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर। मानसी अपने बारे में सोचेंगी, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड ये है यूटिलिटेरियन, मतलब ये प्लेजर सीख करने की कोशिश करेंगे। इनको ये पता है कि ये चीज़ से मुझको खुशी मिल जाएगी, तो वो उसके पीछे भागेंगे, पैशन के पीछे भागेंगे, अपने डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में मान लीजिए कि इस वर्ल्ड में एक ही आइसक्रीम है, ठीक है, एक ही आइसक्रीम है, सभी को आइसक्रीम खानी है बिकॉज दे हैव हर्ड कि आइसक्रीम इज वेरी टेस्टी। अब एक ही आइसक्रीम बची है, तो हर कोई चाहेगा इस एक आइसक्रीम को खाना, ठीक है। मान लीजिए आकाश चाहते हैं कि मैं इस आइसक्रीम को खाऊं, तो आकाश ने क्या किया? अब आकाश ने कोशिश की, आकाश को एक चीज पता है कि मैं ये आइसक्रीम तब खा सकता हूँ अगर मेरे पास पावर आ जाए, क्योंकि अगर मैं पावरफुल हो गया सबसे, तो सब मुझसे डरेंगे और फाइनली ये आइसक्रीम मेरे पास आ जाएगी। आई विल हैव द प्लेजर ऑफ दिस, ठीक है। तो आकाश ने क्या किया? आकाश ने पावर पाने की कोशिश की, आकाश बन गए पावरफुल, और आकाश के पास में आ गई आइसक्रीम, पावरफुल हो गए। अब आते हैं मानसी और नितेश एंड रजत, इन तीनों की बात करते हैं। जैसे ही आकाश के पास में, आकाश पावरफुल हो गए, इनके पास में आ गई पावर, ठीक है। अब मानसी और ये सभी, ये क्या होंगे? हाउ दे विल फील पावरलेस, इनके हाथ से पावर चली गई। ये लोगों को लगेगा कि हम तो पावरलेस है, हम तो एंजॉय नहीं कर सकते आइसक्रीम को। तो जब लोग पावरलेस फील करते हैं, तो इनमें से लोग फिर आकाश के, कि आकाश, आकाश के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि आकाश को कैसे भी करके मार दिया जाए, ठीक है, कंस्पायर करेंगे। तो लेट्स से कि मानसी ने कंस्पायर किया कि इसके पास में पावर है, अगर ये पावर मैं आकाश को मार दूंगी तो मैं पावरफुल बन जाऊंगी, ठीक है। तो आकाश को मार दिया गया, मानसी ने मार दिया, और अब इनके पास में आ गई आइसक्रीम, अब ये पावरफुल है। अब इस केस में रजत और नितेश भी पावरलेस फील करेंगे, तो अब ये भी कंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। आकाश तो चले गए, अब मानसी हैं, तो अब ये कंस्पायर करेंगे, कैसे भी आइसक्रीम हथियाने की कोशिश करेंगे। तो अब सपोज रजत ने हैज किल्ड मानसी, सो इस केस में रजत के पास आ गई आइसक्रीम, एंड ऐसे ही नितेश के पास आ गई, फिर फर्दर इन्होंने इसको मार दिया। तो पॉइंट इज कि चीज को लेने के लिए आप पावर सीकिंग है एनिमल, आप अपने प्लेजर पे ध्यान देते हैं, उसके लिए आप दूसरों से लड़ेंगे, ठीक है। आप, देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? आकाश की पहले डेथ हुई, फिर मानसी और ये सब हुआ, तो देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? वी आर सीइंग कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर, एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, पावर स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। जिसके हाथ में पावर आएगी उस इंसान को आइसक्रीम मिल जाएगी, तो आपस में पावर के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होती, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, इट इज द स्टेट ऑफ वॉर। यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, स्टेट ऑफ वॉर, और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो अगर लाइफ ही सिक्योर नहीं है, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी सोसाइटी में। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बुर्जुआजी क्लास का फायदा नहीं होगा। बुर्जुआजी क्लास ग्रो कैसे करेगी? इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो स्टेट कैसे वो बनेगा, आपका ग्रेट नेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन में थॉमस हॉब्स ने डिस्कस किया स्टेट ऑफ नेचर, कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बोलते हैं कि जो मैन की लाइफ होती है ऐसी सिचुएशन में, स्टेट ऑफ नेचर में, वो नेस्टी होती है, बहुत ही खराब लाइफ होती है, पुअर लाइफ होती है मैन की, ब्रूटिश होती है, और बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब एकदम खराब। सभी का मतलब यही है कि मैन की लाइफ बहुत शॉर्ट होगी, ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में, जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती। तो ये क्यों बता रहे हैं हमें स्टेट ऑफ नेचर के बारे में? क्योंकि ये हमें बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉमन अथॉरिटी होगी तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में, तो आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। समझ आए? सो इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की। और अब थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा था, स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ वॉर, जिसमें सभी दूसरों के साथ में लड़ रहे थे। यहाँ पर
ना तो कोई प्रोग्रेस होगी, ना तो आर्ट में, ना लिटरेचर में, ना ही बिजनेस में कोई प्रोग्रेस होगी। और मैन क्या है? मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। मैन को क्या करना है? मैन को इंजॉय करना है, मैन को प्लेजर सीक करता है, इसीलिए मैन मैन इज प्लेजर सीकिंग। तो मैन तभी तो प्लेजर सीक कर पाएगा जब मैन की लाइफ रहेगी उसके हाथ में। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रीजन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन करेंगे ये लोग। क्यों साइन करेंगे? क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तभी तक तो एंजॉय कर सकते हो तुम। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, इफ दिस इज हैपनिंग, तुम्हें जिंदा रहने को ही ना मिले तो एंजॉय कब करोगे तुम? तो आपस में लड़ी क्यों रहे हो? एंजॉयमेंट के लिए लड़ रहे थे, ताकि यू गेट दिस प्लेजर ऑफ ईटिंग दैट आइसक्रीम। तो इसी के बेसिस पे थर्ड स्टेप आता है, जिसमें ये बोलते हैं थॉमस हॉब्स कि अब होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो लोग अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्यों साइन करेंगे? लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। क्योंकि लाइफ है तो आप प्लेजर एंजॉय कर सकते हो, लाइफ नहीं है, अगर डेथ है उसकी जगह पे, तो डेथ का मतलब है प्लेजर का एंड हो गया, फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते। और इसीलिए ह्यूमन बींग्स का जो बिगेस्ट फियर होता है वो होता है फियर ऑफ डेथ। क्योंकि मैन को एंजॉय करना है, मैन को ये चीज़ काफ़ी डराती है कि ही विल लूज द थिंग्स विच गिव्स हिम प्लेजर। इसको लिंक करके जो मैन के अंदर में डर है कि मैन इज फीलिंग फियर दिस, इस फियर को लिंक करके मैन के यूटिलिटेरियन नेचर के साथ में, प्लेजर के साथ में, कि मैन के पास में एक तो डर है कि वो अपनी जिंदगी ना खो दे, क्योंकि तभी तो वो प्लेजर इंजॉय कर पाएगा। इसको लिंक करके थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि लोग साइन करेंगे आपस में कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट देते हैं थॉमस हॉब्स, जिसमें बोलते हैं आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब जिस टाइम पे, देखो, थॉमस हॉब्स पैदा हुए थे, ये प्री मेच्योरली पैदा हुए थे। प्री मेच्योरली उस टाइम पे स्पेनिश आर्मडा हो रहा था, मतलब इनकी मदर ने इनको प्री मेच्योरली बर्थ दिया था, बिकॉज उस टाइम पे वॉर चल रही थी, ऐसा कुछ था। तो उसके चलते आगे जा कर के ये यही बोलेंगे कि आई एंड फियर आर बॉर्न टुगेदर। क्योंकि जब ये बॉर्न हुए उस टाइम पे, जब इनका जन्म हुआ है उसी टाइम पे वहां पर वॉर चल रही थी। तो वॉर जहाँ चलती है वहां पे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को लेकर के काफी डर होता है कि हमारी जान कौन बचाएगा। ठीक है। तो उस फियर को कनेक्ट करके मैन की यूटिलिटेरियन नेचर के साथ में, कि मैन को प्लेजर सीख करना है, वो तभी कर पाएगा अगर जिंदा रहेगा। तो उसको बचाने के लिए मैन फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो स्टेट ऑफ जो नेचर है, हमने अभी तक स्टेट ऑफ नेचर, जिस स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, ये स्टेट ऑफ नेचर में हम देखेंगे कि नेचुरल राइट्स प्रिवेल कर रहे थे। नेचुरल राइट्स मतलब जो राइट्स आपको नेचर ने दिए हैं। कौन से राइट्स आपको नेचर ने दिए हैं? आपको नेचर ने ये राइट्स दिए हैं कि आप अपनी मर्जी मुताबिक कुछ भी कर सकते हो। सोसाइटी ने नहीं दिए। नेचुरल राइट्स का मतलब होता है, आप अगर कहीं जाना चाहते हो तो आप वहां जा सकते हो, आप कुछ खाना चाहते हो आप वो खा सकते हो। दीज आर सम ऑफ द नेचुरल राइट्स। तो स्टेट ऑफ नेचर है जहाँ पर नेचुरल राइट्स प्रिवेल कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी आपको कुछ भी बोलने के लिए। आप अपनी मर्जी मुताबिक सब कुछ करते थे। और आपकी मर्जी क्या थी? प्लेजर सीख करना, आपको आइसक्रीम खानी थी। तो नेचुरल राइट्स थे। तो थॉमस हॉब्स ने एक बात बोली कि जब भी नेचुरल राइट्स प्रिवेल करते हैं, अगर हम राइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर भी राइट्स प्रिवेल करते हैं वहाँ पर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि नेचुरल राइट्स मैन के यही है कि मैन पावर सीकिंग है, मैन प्लेजर सीकिंग है, कांस्टेंट स्ट्रगल होगा मैन का, इसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में कि लोग अपने सारे राइट्स, ये जो सभी नेचुरल राइट्स की मैं बात कर रही हूँ, सभी राइट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टेट बनाएंगे। स्टेट को क्रिएट करेंगे जो कि गवर्न करेगा इन लोगों को, जो कि इन पे ध्यान रखेगा, रेगुलेशन का काम करेगा कि कोई गलत काम ना करे, कोई किसी को मारे ना। ठीक है। तो स्टेट बनाएंगे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, ताकि लाइफ को बचाया जा सके। तो स्टेट बना दिया अब हम लोगों ने। नेचुरल राइट्स अब सारे ट्रांसफर किए जाएंगे स्टेट को।
मतलब जो आपके पास में पहले स्टेट ऑफ नेचर में राइट्स थे कि आप कहीं पे भी जा सकते थे, अब वो सारे आप ट्रांसफ़र करोगे स्टेट को। स्टेट उस पे रूल बनाएगा कि क्या करना चाहिए, और आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, और लोग वो रूल फॉलो करेंगे भी। क्यों? अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टेट है बनाया ही इसलिए गया है हमारी सुरक्षा के लिए। दैट्स वाई। तो हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन करेंगे, क्यों साइन करेंगे ये भी देख लिया। ठीक है, लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। इसको एक बार यहाँ से पढ़ सकते हो आप इतना मेन टाइम। इफ यू वांट टू डिस्कस इट यू कैन डिस्कस इट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई एम जस्ट कमिंग।
चल रही है। यस, स्टार्ट करें। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन नेचर, फिर हमने देखा स्टेट ऑफ नेचर, कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे। आउटकम्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में है क्या, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल अबाउट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन साइन कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल। यानी अगर मानसी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं तो ये मानसी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं आकाश के साथ में भी, तेज के साथ में भी, एंड रजत के साथ में, सभी के साथ में। ऐसी आकाश भी सभी के साथ में आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ताकि अगर किसी एक का भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आप वो करते हो, मतलब उसका अगर ट्रस्ट तोड़ते हो, तो सामने वाला गारंटी की उसमें एक्ट करेगा और पनिशमेंट सभी मिलकर के उस इंसान को देंगे, समझ गए। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल। तो यानी हर कोई इसमें गारंटी के तौर पे सिक्योर करेगा दूसरे के राइट्स को, कि हाँ भाई मैं आपके राइट्स की गारंटी ले रहा हूँ, कि आपकी लाइफ की गारंटी है कि आपकी लाइफ को कोई कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी नेचुरल राइट्स हमने देखे थे स्टेट ऑफ नेचर में, वो सभी राइट्स ट्रांसफर होंगे। अब वो सारे राइट्स जो पहले मैन के पास में थे, अब वो ट्रांसफर किसको किए जाएंगे, स्टेट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि यही कंडीशन होगी कि हर एक इंसान, चाहे वो मानसी हो चाहे आकाश, हर कोई अपने सारे नेचुरल राइट्स जो हैं स्टेट को ट्रांसफर करेगा। ये कंडीशन है, सभी को करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकाश कर दे और बाकी ना करें, सभी को करने पड़ेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे कि स्टेट को क्रिएट किया जाएगा। तो जो स्टेट है, स्टेट इज द थर्ड पार्टी, स्टेट इज द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी है स्टेट। मतलब एक तो पार्टी है मानसी, उसके बाद जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं साथ में, या तो आकाश हो गए या कोई भी होगा, तो ये सेकंड पार्टी, दोनों पार्टी ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक पार्टी, ये हो गई दूसरी पार्टी हमारी। तो स्टेट जो बन करके अब सामने आई है, थर्ड पार्टी है ये। और स्टेट सॉवरेन होगा, सॉवरेन मतलब स्टेट के पास में सुप्रीम पावर होगी, और किसी के पास में अब पावर नहीं है। सारी पावर किसको ट्रांसफर कर दी, स्टेट को ट्रांसफर कर दी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लिमिटेशन रहेगी, इसमें एक ही एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शन क्या होगा, राइट टू लाइफ का। मतलब स्टेट के पास में सिवाय राइट टू लाइफ के बाकी सभी राइट्स हमने ट्रांसफर कर दिए। क्यों राइट टू लाइफ पे, क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है वो इनएलिएनेबल राइट है। इनएलिएनेबल का क्या मतलब है, मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है इनसेपरेबल। आप राइट टू लाइफ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप चाहो भी कि मैन अगर ट्रांसफर कर दे दूसरे को, तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसीलिए राइट टू लाइफ एक एक्सेप्शन होगी, इसको छोड़ के बाकी सभी राइट्स स्टेट को दे दिए जाएंगे। और ये ऑब्लिगेशन होगी स्टेट पे कि स्टेट को राइट टू लाइफ मेंटेन करके रखना होगा सभी का। अगर स्टेट आर्बिट्ररी मैनर में किसी की भी राइट टू लाइफ को हार्म करता है, तो स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर जैसे लॉ में लिखा गया है, जैसे प्रोसीजर्स में बताया गया है, उस केस में फेयर मीन्स से, मतलब पूरा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि दूसरी लाइफ, क्योंकि स्टेट आया ही किस लिए, स्टेट आया है लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ को सिक्योरिटी उसकी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट बनाया गया है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था ह्यूमन नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करेंगे लोग, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या। तो यानी मैन के पास में स्टेट ऑफ नेचर में देखो दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैन के पास में कि एब्सोल्यूट एनार्की में रहे मैन। एनार्की का क्या मतलब होता है कि मैन जब कॉमन अथॉरिटी नहीं थी और जब कयास था, यहाँ पर नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, या तो मैन उसी में रहे, या फिर मैन
को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर मैन को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, तो मैन को स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहना होगा, स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहना होगा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे थॉमस हॉब्स का आइडिया, कि थॉमस हॉब्स क्या करेंगे, सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लिबर्टी से। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में लिबर्टी थी, आप अपने मुताबिक जो आप करना चाहते थे वो आप कर रहे थे, वहाँ लिबर्टी थी, इसीलिए वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है कि लाइफ को सिक्योर किया जाए, तो इसके लिए ये लिबर्टी गिव अप कर देंगे, यानी ये सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे लिबर्टी से। तो जब हम इनकी थ्योरी ऑफ लिबर्टी देखते हैं तो ये लिबर्टी इनकी बात ही नहीं करते, इनके लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये लिबर्टी में बिलीव नहीं करते। समझ आया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, आप ये चीज़ें अपने आंसर में लिख सकते हैं। पहला स्टेप ह्यूमन नेचर में यूटिलिटेरियन और इंडिविजुअलिस्टिक आपको लिखना ज़रूरी है, इसको एक एक लाइन दो दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ नेचर सेकंड स्टेप है। स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको बताया इज द स्टेट ऑफ एनार्की। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन करके बनाई है, जब कोई कॉमन गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी। इसमें क्या हो रहा था, सभी आपस में लड़ रहे थे, तो इट इज द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। स्टेट ऑफ नेचर में लिबर्टी तो एब्सोल्यूट थी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी। फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, क्योंकि मैन वांट्स टू एंजॉय, और वो तभी कर सकता है जब सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो, लाइफ होगी तभी तो एंजॉय कर पाएगा। फिर हमने देखा आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी थॉमस हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि थॉमस हॉब्स ने जो ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है, नेगेटिव डिस्क्रिप्शन है ये ह्यूमन नेचर का, कि मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे जो इंग्लैंड में सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी, उस टाइम पे जो भी सिचुएशंस थी इंग्लैंड में, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे ये। तो इन्होंने सिर्फ एक ही साइडेड व्यू लिया है ह्यूमन नेचर का, सिर्फ नेगेटिव व्यू दिखाया है इन्होंने ह्यूमन नेचर का, पॉजिटिव व्यू तो नहीं दिखाया। क्योंकि ह्यूमन नेचर में तो ये भी होता है कि ह्यूमन दूसरे की हेल्प भी तो करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प भी तो करते हैं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ही इज द स्कॉलर ऑफ इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास। ये कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रहे थे, और उसी को सपोर्ट करने के लिए ये चाहते थे कि स्टेबिलिटी तो हो, हर कोई चाहेगा, विच इज गुड, लेकिन ये सारी पावर स्टेट को दे देंगे, क्योंकि स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते सभी लॉज बनाएगा और स्टेट मेंटेन रखेगा इसमें। जब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि थॉमस हॉब्स इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, ऐसा क्यों बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल ऑफ अस? रीजन है इसका ये बोलने का, क्योंकि स्टेट अब आ गया ना, तो स्टेट कैपिटलिस्ट क्लास को काम करेगा, इसके फेवर में काम करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बना के रखेगा, तो कैपिटलिस्ट क्लास का फायदा होगा इसमें ज्यादा, इसीलिए। और कुछ ये बोलते हैं स्कॉलर्स की, जो ये एक्सप्लेनेशन दी है थॉमस हॉब्स ने, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने देखा कि इनकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक थी, लेकिन इनको क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सच नहीं बता रहे हैं हमें, ये भी एक डिस्कोर्स है, ये भी एक आधा सच बताने का तरीका है, मतलब आधा सच बता रहे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स का मतलब होता है आपको सच इस तरीके से बताया जाए जिससे आपको लगे कि हाँ ये सच है, लेकिन वो असली में सच होता नहीं है, ठीक है। तो इनका जो बताने का तरीका है वो इस तरीके से इन्होंने बताया कि हाँ भाई, और हम लोग अभी से क्या सोच रहे होंगे, हम इतनी देर से जब थॉमस हॉब्स को पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ ये बात भी सही बोल रहा है कि मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है, मैन दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस में सभी चीजें डिस्कोर्स ही हैं, एवरीथिंग इज अ डिस्कोर्स। बताने का तरीका है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं, कोई भी रीजन होगा उसके पीछे बताने का, अपने मुताबिक अपने हिसाब से बता देंगे वो। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी हमको पूरा सच नहीं बताता है, हमको आधा ही सच पता चलता है। इनफैक्ट फासिज्म में तो कोई सच है ही नहीं, क्योंकि फासिज्म किसी भी चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता, फासिज्म सभी दूसरी आइडियोलॉजी से उठा उठा करके चीज़ें प्रमोट करता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो डिस्कोर्स है ये, तो इस तरीके से आपको पूरा क्रिटिसाइज करना है। अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, आप ये सभी चारों स्टेप्स डिस्कस करेंगे
उसके बाद इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है आपको कि जो इनकी ह्यूमन की डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही नैरो है, ठीक है, वन साइडेड है एंड ये सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, इनकी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक नहीं है, ये भी एक डिस्कोर्स ही है। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, मैंने आपको बताया, इज द स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये एक वॉर की सिचुएशन है जहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ कैसी होगी इंसान की? नेस्टी होगी, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, छोटी लाइफ होगी। यहाँ पर आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन, इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म, किसी चीज का भी स्कोप नहीं होगा ग्रो करने का ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। Can you call someone anarchy if he is only against person running government? नहीं, एनार्की का मतलब होता है स्टेट होगा ही नहीं। एनार्की का मतलब, एनार्किक आप उसको, उस बंदे को बोलोगे जिसमें होगा ही नहीं, जैसे कार्ल मार्क्स, जैसे गांधी। गवर्नमेंट होगी ही नहीं, स्टेट होगा ही नहीं, समझे? तो किसी पर्सन को इस पर इस उसमें आप नहीं बोल सकते। द पर्सन हु इज रनिंग गवर्नमेंट, लाइक अगर कोई मोदी का हेटर है तो आप उस इंसान को एनार्किक नहीं बोल सकते, समझे? ओके, तो अब हमने एक कंप्लीट कर ली है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप लोगों के नोट्स रह गए थे ना, तो नोट्स के लिए देखो, प्रांजल इज मेकिंग नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं उन्होंने। उमंग, आप एक बार चेक कर सकते हो, जैसे उन्होंने बनाई है ना, बिल्कुल मेन मेन चीज़ें लिखी हैं, वही मेन मेन चीज़ें हमारे नोट्स में लिखी गई हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने इंग्लिश में, एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी गई हैं। तो आप वैसे ही नोट्स बना सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एरिस्टोटल के बनाने लग जाओ और प्रंजल प्लेटो के बना रहे हैं, तो आपस में पीडीएफ एक दूसरे के साथ में शेयर कर दो। इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। हालांकि जो मैंने आपको बोला था, आज आपके प्लेटो के कंप्लीट हो जाएंगे तो दैट्स वेरी गुड। प्लेटो हो जाएगा तो उमंग, आप प्लेटो पे काम मत करो, आप उस पे काम कर लो। आपको बनाने नहीं आते? अच्छा, ठीक है, आपको बनाने नहीं आते हैं तो मैंने वैसे भी आपको बोला था आपके ग्रुप में कि आपके लिए मैं एक दो जो टॉपिक्स हैं शुरुआत के, उसमें मैं नोट्स बना दूंगी, ठीक है? उसकी एक बार बना दूंगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि बेहतर नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑन लिबर्टी। हॉब्स लिबर्टी के बारे में क्या बोलते हैं? इसमें दो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, पहले पूछी भी जा चुकी है, यूपीएससी में पूछ ली जा सकती हैं इसी पर्सपेक्टिव से। पहला है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिबर्टी पे क्या बोलते हैं? थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि आई एम गिविंग ऑल ऑफ माई राइट्स, मैं जो अपने राइट्स थे नेचर में, जो उनको नेचुरल नेचर ने राइट्स दिए हुए थे, कि आई एम गिविंग माई राइट्स टू दी असेंबली। असेंबली का क्या मतलब है? स्टेट को दे रहा हूँ, स्टेट को दे रहा हूँ मैं, ठीक है? आई गिव ऑल ऑफ माई राइट्स टू दिस असेंबली, मैं अपने सभी राइट स्टेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, या टू दिस पर्सन, पर्सन और स्टेट सेम ही है। पर्सन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मनाकी भी तो हो सकती है स्टेट में, कि लोग अपने सारे राइट्स इस राजा को दे देंगे और राजा फिर आगे एक ही लॉ बनाएगा, ठीक है, एक ही लॉ बनाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये बोलते हैं थॉमस हॉब्स, आई गिव अप ऑल ऑफ माई राइट्स टू दिस असेंबली, यानी मैं स्टेट को दे रहा हूँ, इस कंडीशन पे दे रहा हूँ मैं स्टेट को अपने राइट्स, दैट ऑल विल गिव अप देयर राइट्स, कि सभी अपने राइट्स देंगे, ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ मैं अकेलौता नहीं कर रहा, सभी अपने राइट्स दे रहे हैं। और दूसरा है इसमें लिबर्टी के ऊपर, यानी सभी, इसमें कोई लिबर्टी नहीं होगी अब, क्योंकि सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं थॉमस हॉब्स। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, मतलब आप वहां तक फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, लिबर्टी एंजॉय कर सकते हो, जहां पर स्टेट ने कोई लॉ नहीं बनाया है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया है, आप रात के 9 बजे के बाद में बाहर जा सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अभी आपके पास में फ्रीडम है, आप 9, 10, 11 बजे भी बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर इस चीज पे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो फिर आपके पास में
कोई लिबर्टी नहीं रहेगी। तो लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी होती है जहां पर लॉ साइलेंट होता है, जिसपे सरकार ने कोई लॉ बनाया नहीं होता, वहां आपको लिबर्टी है। समझ में आया? लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। क्योंकि ये लिबर्टी को नहीं प्रेफरेंस करते, क्योंकि लिबर्टी के केस में हमने देखा था कि जब लोगों के पास में लिबर्टी थी तो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वहां पर कयास बहुत था। इट वॉज द स्टेट ऑफ कयास, है ना? तो एक्सट्रीम लिबर्टी से एनार्की आती है। अगर ज्यादा आप लिबर्टी देते हो तो इससे एकदम कयास हो जाता है वहां पर, ठीक है? और ऐसे में कोई भी कॉमन अथॉरिटी नहीं होती। और एक्सट्रीम लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आप अपने हिसाब से करोगे जो करोगे, तभी तो एनार्की है। क्योंकि एक रेगुलेशन, आपको रेगुलेट करने वाला कोई है ही नहीं। नितेश अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, अपने उसके लिए उसकी परसेप्शन से हो सकता है रात के 11 बजे जो निकले उसको तो मार देना चाहिए, और दी अदर पर्सन कोई अगर रात के 9 बजे के बाद निकले तो उसको जेल में बंद करना चाहिए। व्हाट इफ ऐसा हो? एक्सट्रीम लिबर्टी मतलब आप अपने ही परसेप्शन से अपना खुद का वो फॉलो कर रहे हो, तो एक्सट्रीम लिबर्टी से एनार्की आती है। कोई एक लॉ कॉमन अथॉरिटी होती नहीं, कोई गारंटी लेता ही नहीं है फिर उसमें राइट टू लाइफ की। कौन बचाएगा जिंदगी को? रेगुलेट कौन करेगा फिर? तो इसीलिए ये लिबर्टी को प्रेफर करते ही नहीं है, ये सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए जो लिबर्टी और सिक्योरिटी में से कौन सी वैल्यू सुप्रीम है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है थॉमस हॉब्स के लिए। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो थॉमस हॉब्स ने बोला कि मैं अपने सभी राइट्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, क्योंकि ये तो हम कर नहीं सकते ट्रांसफर। ठीक है? तो अथॉरिटी जो होगी स्टेट की, इसका मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। इसीलिए थॉमस हॉब्स को एब्सोल्यूटिस्ट भी बोला जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया है। मैन हैज नो फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। इट इज दैट इज वाई कि मैन के पास में अपनी चॉइस से अकॉर्डिंग अगर वो करेगा तो फिर एनार्की होगी। मैन के पास में फ्रीडम नहीं है। हाँ, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास में होगी। स्टेट इज हैविंग सॉवरेनिटी। सुप्रीम पावर लॉ बनाने की किसके पास में है? स्टेट के पास में। यानी मैन के अंडर में ये कंपल्शन है, ये उसके ऊपर कंपल्शन है कि उसको लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लॉ फॉलो नहीं करेगा, अगर स्टेट के अंडर में स्टेट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो लॉ फॉलो नहीं करता है। आप खुद देखो एब्सोल्यूटिस्ट। अब देखो एक एक स्टेटमेंट आती है कि थॉमस हॉब्स स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअलिस्ट। मतलब शुरुआत में हमने क्या देखा कि थॉमस हॉब्स तो इंडिविजुअलिस्ट थे। ये इंडिविजुअल को मानते थे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैन से, सॉरी स्टेट से। इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एट द एंड स्टेट से अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने सारी पावर स्टेट को क्यों दी? तो यानी एंड में तो इंडिविजुअलिस्ट नहीं रहे। शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स इज एन इंडिविजुअलिस्ट, लेकिन ही एंड्स अप एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट एट द एंड ये एब्सोल्यूट पावर देंगे स्टेट को। ऐसा क्यों है? रीजन है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। रीजन है कि मैन इतना इंडिविजुअल है, इतना अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है, इतना एक्सट्रीम इंडिविजुअल है कि और कोई चारा ही नहीं है। अगर मैन को अपनी लाइफ को बचाना है तो स्टेट की अथॉरिटी में ही बचाया जा सकता है। ये रीजन है, बिकॉज मैन इज एक्सट्रीमली इंडिविजुअल। बिना स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के सिक्योरिटी इतना मतलब वो है कि सिक्योरिटी रहेगी ही नहीं लाइफ की। तो ये एक स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है? नहीं, ये अपने व्यूज नहीं चेंज करेंगे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को लेकर के। फॉर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, हाँ, ऐसे व्यूज चेंज मतलब ही स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट फाइनली एब्सोल्यूटिस्ट है। लेकिन एट द एंड फिर भी ये यही मानते हैं कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाद में बोलेंगे स्टेट इंपॉर्टेंट है, नहीं, फिर भी ये यही मानेंगे कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल इतना ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है,
इतना इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं मैन, तो कोई और चारा ही नहीं है, ये ऐसे जस्टिफाई करते हैं। तो इनके चेंज नहीं होंगे व्यूज, व्यूज सेम है, अभी भी प्रेफरेंस इंडिविजुअल को ही दे रहे हैं, इंडिविजुअल की सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को ही दे रहे हैं, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, कोई और वे नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए ये अभी भी इंडिविजुअलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी में क्या बोलते हैं एक्सेप्शन में, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ अभी भी मैन के पास में है। अगर स्टेट इसको वॉलेट करता है तो स्टेट को आप चैलेंज कर सकते हो, तो स्टेट को रिवोल्ट के थ्रू आप चैलेंज कर सकते हो, रेवोल्यूशन ला सकते हो इस केस में। इसीलिए अभी भी एट द एंड भी वो इंडिविजुअलिस्ट हैं, लेकिन फाइनली लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी देंगे, ये आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे अगर ये स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लिबर्टी। जब मैन, देखो मैन अगर फॉलो नहीं करता है जो स्टेट ने लॉ बनाए हैं, मैन अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका साफ साफ मतलब है, देखो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे एक बाउंड्री है, जैसे ये मान लो इंडिया है, तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे सिर्फ एक ही सॉवरेन हो सकता है, सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी हो सकती है, एक ही इंस्टीट्यूशन हो सकता है या पर्सन हो सकता है जिसकी चले, सुप्रीम पावर हो जिसके पास में। कभी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में दो सॉवरेन नहीं हो सकते, यानी दो ऐसे इंसान नहीं हो सकते जिनकी एब्सोल्यूट मतलब सुप्रीम पावर चले, दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, ये कहना था थॉमस हॉब्स का। तो उसके बेसिस पे एक ही हो सकता है, तो अगर आप जो स्टेट ने लॉ बनाया है मतलब आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेट को सॉवरेन समझ ही नहीं रहे हो, आप खुद को सॉवरेन समझ रहे हो, ये कहना है थॉमस हॉब्स का, कि जब भी आप फॉलो नहीं करते हो जो कि सॉवरेन ने बनाया है लॉ, यानी स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो नहीं समझ, अगर आप फॉलो करते हो तो इसका मतलब आप खुद के लॉ को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद को सॉवरेन समझ रहे हो, और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक से ज्यादा सुप्रीम पावर नहीं हो सकती, इसीलिए पनिशमेंट होगी। मैन देखो, मैन का नेचर देखो, मैन का नेचर क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन का नेचर यूटिलिटेरियन है। जब तक मैन लॉ फॉलो करेगा, जब तक उसको लगता है कि ये मेरे लिए यूजफुल है, यूटिलिटी है इसकी मेरे पास में, मतलब ये मुझको कुछ फायदा कर रहा है, अगर कोई लॉ उनको फायदा करता है तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन जब उसको वो लॉ बिल्कुल फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, तो उसको इवेड करने की कोशिश करते हैं, देन मैन विल बी टेम्प्टेड टू इवेड लॉ, मैन विल बी टेम्प्टेड टू इवेड लॉ, और अगर वो लॉ इवेड करेंगे मतलब लॉ अपना अवॉइड करेंगे इस तरीके से, तब उनको पनिश किया जाएगा। क्यों पनिश किया जाएगा? मान लो एक इंसान ने लॉ फॉलो नहीं किया, एक ने फॉलो नहीं किया, उसको पनिशमेंट भी नहीं मिली, तो बाकी सभी भी उसका एग्जाम्पल फॉलो करेंगे कि देखो उसने तो किया था, उसको तो पनिशमेंट नहीं मिली, मैं भी यही करूंगा। अल्टीमेटली फिर सब अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे, फाइनली फिर दोबारा से स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगी, दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे लोग। तो इसीलिए पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक दो इंसान के लिए जो लॉ फॉलो नहीं कर रही हैं, बाकी सभी की लाइफ को स्टेट ऑफ एनार्की में नहीं लेके जाया जा सकता, बाकी सबको दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट ये बोलेगा कि आप लॉ नहीं फॉलो कर रहे हो, मैं लॉ बना रहा हूँ, तो ऐसा है, मतलब फायदा ही नहीं है लॉ का, मेरा बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा है लेट्स अबॉलिश स्टेट और आप बिना स्टेट के रहिए, मैं रेगुलेशन करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में फिर क्या होगा, फिर सब अपने हिसाब से मुताबिक से जीने लग जाएंगे, फिर से एनार्की हो जाएगी, फिर से केओस होगा, कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं होगी। तो मैन के पास में इसीलिए दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये कि एब्सोल्यूट पावर में रहे, पावर ऑफ सॉवरेन इज एब्सोल्यूट, मैन के पास में इसलिए कोई ऑप्शन फ्रीडम का नहीं होगा, मैन हैज नो फ्रीडम। दो ऑप्शंस हमने देखे थे, या तो स्टेट के अंडर में रहो या बिना स्टेट के रहो, बिना स्टेट के तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है जो आपको दिख रही है, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट,
ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट, इट इज नॉट अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी नहीं बता रहे हैं इसमें, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थॉमस हॉब्स कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, स्टेट के पास में पनिश करने की पावर है जो लोग लॉ फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि जिस भी चीज पे अगर स्टेट ने लॉ बना दिया उसके बाद आप पे कोई फ्रीडम नहीं है। आप अगर अपना फ्रीडम लगा रहे हो, अपने मुताबिक चल रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद को सॉवरेन मान रहे हो कि आप सुप्रीम हो सबसे, और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में या तो मैं सुप्रीम हूँ या फिर आप सुप्रीम हो। आई एम द स्टेट, या तो मैं सुप्रीम हूँ या आप सुप्रीम हो, और सुप्रीम मैं हूँ। क्यों? क्योंकि सभी ने मिलकर के मुझे बनाया है। ठीक है, आई एम द स्टेट, तो मुझे बनाया गया है, मैं सुप्रीम हूँ। जस्ट बिकॉज तुम अपना खुद का फॉलो करे हो, मुझे पनिशमेंट करने का हक है। क्योंकि अगर मैं खुद को ये बोल दूं कि नहीं भाई मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है तो मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो फिर उसमें यही होगा ना कि सबकी एयरकी में चली जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग लिबर्टी। समझ में आया? तो लिबर्टी का जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है कि लिबर्टी तो है ही नहीं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है स्टेट के पास में, तो बहुत कम लिबर्टी है। ठीक है, तो लिबर्टी के आइडिया में हम दो टाइप की लिबर्टी देखते हैं। दो टाइप की लिबर्टी होती है, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। इनको समझते हैं, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी के आइडिया में होगा पहला नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव का मतलब होता है पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पर स्टेट प्रेजेंट होगा, अगर स्टेट प्रेजेंट होगा उसके बावजूद लोग लिबर्टी इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि जब स्टेट प्रेजेंट होता है तो लोग ज्यादा लिबर्टी उनके पास में आएगी, ऐसा पॉजिटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था T.H. ग्रीन ने। जैसे इंडिया में अगर स्टेट है, स्टेट सभी चीजों पे लॉ बना रहा है, उसी की वजह से लोग ज्यादा लिबर्टी इंजॉय कर पाते हैं। एग्जाम्पल दूंगी कैसे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है एब्सेंस। यहाँ है प्रेजेंस, यहाँ है एब्सेंस ऑफ स्टेट। यानी इस केस में स्टेट है ही नहीं। तो यानी जिन मामलों में स्टेट है ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है, वहां पर ह्यूमंस के पास में है फ्रीडम, वहां पर उन लोगों के पास में है लिबर्टी। यानी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक तो होती है नेगेटिव लिबर्टी कि स्टेट नहीं प्रेजेंट होगा तो यानी लोगों के पास में लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि स्टेट प्रेजेंट होगा और तब भी लोग एंजॉय कर पाएंगे लिबर्टी, तब ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे कंपैरेटिवली। कैसे? इसमें आपको लिबरलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं अभी समझाऊंगी, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। तो वहां से हम कोशिश करेंगे आगे, हम जब लिबरलिज्म पढ़ेंगे उसको डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल ऊपर ऊपर से आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, ओरिजिनल फॉर्म में लिबर्टी को क्या माना जाता था? ओरिजिनल फॉर्म में क्लासिकल लिबरलिज्म का स्कूल है। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में माना जाता है, इसमें जॉन लॉक है ना, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे बिलोंग करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म से। ठीक है, तो ओरिजिनल का मतलब होता है, लिबरल का ओरिजिनल लिबर्टी का मतलब होता है कि जब कोई इंटरफेयर ना करे। इन रियल टर्म्स हम क्या मानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, कि आपको लिबर्टी मतलब कोई आपके कामों में इंटरफेयर ना करे, है ना। तो ओरिजिनल लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब एब्सेंस ऑफ स्टेट। यानी जॉन लॉक जैसे जो थिंकर्स थे, इनका ये मानना था कि मैन के पास में लिबर्टी तब आएगी जब जो स्टेट है ज्यादा दखल अंदाजी ना करे, स्टेट एब्सेंट हो ऐसे मामलों में। तो यानी अपने मुताबिक ये लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे रिलीजन, आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, आप हिंदू हैं तो आपको कौन सी हिंदू की प्रैक्टिस फॉलो करनी है, कोई आपको फोर्स ना करे, आप अपने मुताबिक। अब शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि में आपको दूध चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है शिवलिंग पे, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट इंटरफेयर करके लॉ बना दे कि और आपको बोले कि तुमको दूध चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो हो गई फिर
दूसरे टाइप की लिबर्टी, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में लिबर्टी यही होती है, एब्सेंस ऑफ स्टेट। लेकिन ये जो एब्सेंस ऑफ स्टेट था ना, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इसको बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी थी, इसलिए लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे इसकी। क्यों? रीज़न ये था, आप ये देखो, मार्केट में 1930s की बात है, यूएसए में डिप्रेशन डिप्रेशन आएगा, द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, वो इसी का रीजन था। मार्केट आपने ओपन छोड़ दी, ओपन मतलब स्टेट इसमें नहीं करेगा इंटरफेयर, मार्केट फ्री है, अपने मुताबिक चल रही है। ठीक है, तो मार्केट फ्री थी, अपने मुताबिक चल रही थी, फ्री हैंड होगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इसमें, वर्किंग क्लास से ज्यादा काम निकलवाया जाता था, और इनको जो पेमेंट दी जाती थी, जो इनको वेजेस सैलरीज दी जाती थी, बहुत लो सैलरीज दी जाती थी, लो सैलरीज। इनके पास में सैलरीज इतनी नहीं थी, अब सैलरी इतनी नहीं होगी तो मतलब इनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। आपके पास में हाथ में पैसा आता है तभी तो आप कोई सामान खरीदते हो, आप सामान खरीदोगे तो वो सामान की प्रोडक्शन जो हो रही है, उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, उसका ग्रोथ होगा, तो वो और बनाएगा, वो और बनाएगा और इंडस्ट्रीज खोलेगा, तो आपको जॉब मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी तो फिर से लोगों के पास में परचेजिंग पावर आएगी, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, जितना ज्यादा पैसा लोगों के पास में होगा उतना ज्यादा लोग खर्चेंगे, जितना खर्चेंगे उतनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये पूरी साइकिल ऐसे चलती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, वर्किंग क्लास के साथ में जो ये होते हैं ना, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन वर्किंग क्लास के साथ में इस तरीके से हो रहा था कि वेजेस बहुत लो हो गए थे, इनके कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इस टाइप से पूरा चल रहा था। और जो ह्यूमंस थे उनको, यानी जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट का बस पर्पस क्या था, प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। ये भी रीजन था कि आगे देखेंगे हम कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी और इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है तो लोगों के साथ में बहुत बुरा किया जाता है, वर्किंग क्लास के साथ में स्पेशली, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ये जो पुअर क्लास है, इनका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया जाता है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट था ओरिजिनल। अब क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया गया तो आगे इसको फिर चेंज किया गया, क्योंकि अब आ गया डिप्रेशन, डिप्रेशन की वजह से सबको नुकसान होगा, बिजनेस को भी नुकसान होगा और सबको नुकसान होगा। तो अब ये हुआ कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए पॉजिटिव लिबरलिज्म आया। पहले था क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद आया पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म भी बोलते हैं हम इसको। इसका क्या मतलब है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट। यानी जिस पहले क्लासिकल में हम देखेंगे कि एब्सेंस होगी स्टेट की, अब उस लिबरलिज्म, अब उसी में प्रेजेंस होगी स्टेट की, यानी अब स्टेट रेगुलेट करेगा, स्टेट हर एक चीज पे ध्यान रखेगा कि इंटरफेयर करेगा इस मामले में कि कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास का ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, उनको, उनका ज्यादा फायदा ना उठाए, उनके साथ में बुरा ट्रीट मत करें उनको, कि उनको कम वेजेस ना दे। तो स्टेट अब प्रेजेंट होगा, स्टेट रेगुलेट करेगा, स्टेट देखेगा। तो इससे किसका फायदा हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास तो पहले ही उनके पास में लिबर्टी थी, फायदा किसका होगा यहाँ पर, फायदा होगा इनका, वर्किंग क्लास का। वर्किंग क्लास है मेजॉरिटी में, पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे, इंडिया की भी पॉपुलेशन, अगर ये पूरा इंडिया है तो इसमें से इतने सेक्शन जो लोग हैं वो रिच क्लास का पार्ट है, बाकी की जो पॉपुलेशन है 99% ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी की, वो वर्किंग क्लास का पार्ट है, रिच क्लास का पार्ट नहीं है। वैसे भी मिडिल क्लास भी आ रही है इसमें, लेकिन फिलहाल हम रिच और उसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो जो वर्किंग क्लास होती है मेजॉरिटी में होती है, तो स्टेट रहेगा, स्टेट ध्यान रखेगा इनका। तो स्टेट क्या करेगा, इनके लिए कुछ स्कीम्स चलाएगा ताकि इनके पास में भी सारे रिसोर्सेस हों। जैसे इनके बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम चला दी, मिड डे मील स्कीम जो आप देखते हो उस, यही चीज है, प्रेजेंस ऑफ स्टेट है,
वेलफेयर स्टेट बोलते हैं हम इसको। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट वेलफेयर का काम करेगा, मार्जिनलाइज सेक्शन के वेलफेयर का काम। यानी मिड डे मील स्कीम के चलते जो इनके बच्चे जाते हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इनको प्रोटीन इंटेक इनका बढ़ेगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, मनरेगा, आयुष्मान भारत, पीडीएस, ये सभी वही स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रेजेंस ऑफ स्टेट का। तो अब हमने क्या देखा कि जब स्टेट प्रेजेंट था, पहले माना जाता था कि जब स्टेट नहीं होगा तो लोगों के पास में लिबर्टी होगी, तो लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन आगे जो नया कॉन्सेप्ट आया उसमें हमने देखा कि जब स्टेट आया है तो अब इन लोगों के लिए, अब इनके पास भी लिबर्टी होगी। इनके पास तो पहले ही लिबर्टी थी, इन लोगों के पास भी हो गई अब, क्योंकि स्टेट इनके वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें पीडीएस में क्या होता है, जो आपके बीपीएल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको हर महीने अनाज और गेहूं और चावल ये सब चीज़ें दी जाती हैं, दाल भी दी जाती हैं, ये सब चीज़ें दी जाती हैं पीडीएस में। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी कौन सी होती है? जहां पर स्टेट प्रेजेंट नहीं होता, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था लिबर्टी का। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वेलफेयर स्टेट प्रेजेंट होता है, मतलब स्टेट प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से एनहांस होगी लिबर्टी, लोगों के पास में लिबर्टी और आएगी। अब लोगों के पास में जब स्टेट होगा तो ज़्यादा लोगों के पास में लिबर्टी आएगी, हाथ में पैसा आएगा, कोई भी स्कीम उनके पास में होगी। जैसे मान लो कि पीडीएस स्टार्ट की गई, पीडीएस के चलते इन्हें 1 रुपए में 1 किलो गेहूं दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, इन 1 रुपीज। तो इन लोगों के पास में अब ज्यादा इनको मतलब पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा अपने बेसिक के लिए, मतलब एटलीस्ट खाने पीने के लिए, फूड सिक्योरिटी हो गई यहाँ पर। तो जो बाकी का जो पैसा बचा है उस पैसे से अब इनके पास में आ गई परचेजिंग पावर, क्योंकि उस पैसे से अब ये बाकी चीजें खरीद सकते हैं। तो अब उस पैसे से बाकी चीजें खरीदेंगे, तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने इनकी खर्चने की जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया। जब स्टेट प्रेजेंट था, स्टेट ने वेलफेयर स्कीम चलाई और स्टेट ने इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी। तो जब स्टेट ने इनकी कैपेसिटी बढ़ाई तो अब इनके पास में आ गया फ्रीडम, और अब इनका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब ये उस पैसे को अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, उनकी फीस भर सकते हैं, जो पहले पढ़ने नहीं जा रहे थे उनको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अमर्त्य सेन जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी में बिलीव करते हैं। अमर्त्य सेन कौन है? इंडिया के नोबल लॉरेट हैं, इकोनॉमिक नोबल लॉरेट। अमर्त्य सेन का कहना है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए स्टेट को, ऐसे स्टेट को होना चाहिए वहाँ पर, स्टेट को एनहांस करनी चाहिए, स्टेट को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि लोगों की डेवलपमेंट हो। समझ में आया? तो यानी स्टेट अगर प्रेजेंट होगा तो डेवलपमेंट होगी, तो फ्रीडम होगा। तो दो आइडियाज हम लिबर्टी का देखते हैं। तो एक तो हमने स्टेटमेंट थॉमस हॉब्स की पढ़ ली कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, मतलब लिबर्टी वहां पर होती है मैन के पास में जहां तक लॉ साइलेंट है, जहां पर लॉ नहीं बनाया गया है। क्योंकि अगर जैसे ही स्टेट ने लॉ बना दिया फिर आपके पास में लिबर्टी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में तो हमने ये एनालाइज किया कि ये तो ज्यादातर एब्सोल्यूट जस्टिफिकेशन दे रहा है। ये तो थॉमस हॉब्स इसमें जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। लेकिन फिर आती है दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में आता है आपका कि लिबर्टी सिग्निफाइज प्रॉपरली द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन इन एक्सटर्नल इम्पीडमेंट्स टू मोशन, यानी लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ लॉ। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिबर्टी सिग्निफाइज प्रॉपरली द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन, मतलब लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको कोई अपोज ना करे, आप जो करना चाहते हैं आपको कोई अपोज ना करे, आपके पास में फ्रीडम हो। बाहर से इन एक्सटर्नल इम्पीडमेंट्स टू मोशन, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं अगर आपको कोई रोके ना, ये होती है लिबर्टी, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आप पे। तो इसके चक्कर में अब लिबर्टी को और कैपेसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे थॉमस हॉब्स। ये बोलते हैं कैपेसिटी डिफरेंट होती है और लिबर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, दो एग्जाम्पल देते हैं लिबर्टी और कैपेसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए। पहला एग्जाम्पल ये क्या देते हैं? पहला ये बोलते हैं कि मान लीजिए एक इंसान है जो कि ही हैज़ द फ्रीडम टू वॉक, उसको कोई रोक नहीं रहा है,
वो कहीं पे भी चल सकता है, घूम के आ सकता है, लेकिन ही इज अनेबल टू वॉक क्योंकि वो बीमार है। आपने उसको फ्रीडम तो दे दिया कि भाई जाओ घूम के आओ, लेकिन क्योंकि वो बीमार है, वो चल ही नहीं सकता, ही इज, उनका एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए, व्हील चेयर पे है, तो क्या वो घूम के आएंगे अपने पैरों पे? नहीं घूम के आ सकते। तो इस सिचुएशन में ऐसे इंसान के पास में फ्रीडम तो है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। फ्रीडम तो है उनके पास, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी तो नहीं दी। तो थॉमस हॉब्स इसीलिए बोलते हैं कि हमको फ्रीडम, इस लिबर्टी को कैपेसिटी के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। आप फ्रीडम दो, लिबर्टी का साफ मतलब होता है कि लॉ बनाया ही नहीं है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, उसका मतलब होता है लिबर्टी। कोई बनाया ही नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर स्टेट की प्रेजेंस नहीं है, स्टेट ने इंटरफेयर ही नहीं किया। तो ये अलग बोलेंगे, ये बोलेंगे कि लिबर्टी और कैपेसिटी अलग होती है। अब आता है अ पर्सन हैव फ्रीडम टू वॉक, ही इज अनेबल टू वॉक बिकॉज वो बीमार है। तो इनके पास में फ्रीडम तो है, ठीक है। इस केस में एक और, अब फ्रीडम इनके पास में है लेकिन कैपेसिटी नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, अब एग्जाम्पल लेते हैं बॉटल का। मान लो एक बॉटल है, उसकी बॉटल के अंदर में है पानी। अब आपको पता है कि वाटर फ्रीली फ्लो करता है, आप वाटर को फेंक दोगे तो अपने मुताबिक जहां पर भी गिरना है वहां गिर जाएगा, ठीक है। तो एक लिक्विड है बॉटल के अंदर में। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड के पास में कैपेसिटी तो है कि आपने अगर बाहर से, इस यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वॉल्स जो हैं बॉटल की जो दीवारें हैं वो रोक रही हैं इसको फ्रीली फ्लो करने से। तो यहाँ पर तो हो गई रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वहां लिबर्टी नहीं होती, साफ मतलब ये है इसका। तो जो बॉटल का एग्जाम्पल देते हैं उसमें ये बोलते हैं कि लिक्विड के पास में तो कैपेसिटी है कि वो कहीं पे भी मतलब फ्लो कर सकता है, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है यहाँ पे, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटर्नल इम्पीडमेंट, इम्पीडमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर रोक लगा दी, तो वो लगाई हुई है, इसीलिए लिक्विड नहीं जा रहा है। तो इसीलिए लिक्विड अलग होता है और कैपेसिटी अलग होती है, ये कहना था थॉमस हॉब्स का। तो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब यही है कि जहां पर से स्टेट ने रोक नहीं लगाई हुई है वहां तो आपके पास में लिबर्टी होगी, जहां पर स्टेट ने रोक लगा दी वहां पे आपके पास में लिबर्टी नहीं होगी। तो यानी ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे, ये नेगेटिव लिबर्टी को, कि आपके पास में जहां वहां तक लिबर्टी है, ये सपोर्ट्स नेगेटिव लिबर्टी, वहां तक लिबर्टी है जहां तक स्टेट की एब्सेंस है। जैसे ही स्टेट की प्रेजेंस हुई, स्टेट ने लॉ बनाया, फिर आपके पास में लिबर्टी नहीं है। कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, स्टेट कहाँ बना रहा है। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं कि इनको बुर्जुआजी का जो स्कॉलर है, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर क्यों बोला जाता है। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो टर्म है आगे हम जॉन लॉक में भी सेम पढ़ेंगे, तो यही समझ लेते हैं ताकि आगे हमको परेशानी ना हो। देखो, थॉमस हॉब्स ने बोला था कि मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, अपने बारे में सोचता है, और मैन जो है सोसाइटी में जो रह रहा है अब, थॉमस हॉब्स का कहना है इट इज आउट ऑफ नेसेसिटी। मैन ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? नेसेसिटी की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। अदरवाइज मैन सोशल नहीं है, मैन इंडिविजुअलिस्टिक है, अदरवाइज मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ही इज द स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, और इसीलिए ये बोलते हैं कि एट द एंड ये क्या बोलेंगे, ये बुर्जुआजी क्लास को राइट देंगे। बुर्जुआजी क्लास को पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है, ये एक फिलोसफी है कैपिटलिज्म की। बुर्जुआजी क्लास की फिलोसफी होती है कि जो भी चीज आप पोजेस करते हो, जो भी चीज आप कमाते हो, जो आपकी है, ठीक है, जैसे आपकी लैंड हो गई, आपकी कार हो गई, ये सब चीजें हैं, या पोजेस कर रहे हो, या आपके एसेट्स हैं, जो भी चीज आप पोजेस कर रहे हो इस टाइम पे, जो भी आपके पास में है, वो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से है, उसमें सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने खुद ने एफर्ट किया है। इसीलिए मैन को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो सोसाइटी को भी कुछ दे। जैसे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या बोलते थे कि जो भी चीज आप प्रोड्यूस करते हो वो आप सोसाइटी की वजह से प्रोड्यूस कर रहे हो, इसीलिए आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। ये देखा था हमने एरिस्टोटल में। लेकिन थॉमस हॉब्स यहाँ पर बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं,
ये बोल रहे हैं कि देखो जो भी चीज कमा रहे हो अपनी मर्जी से कमा रहे हो, तो आप बुर्जुआजी क्लास पे से टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे आज के टाइम पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन लगाया हुआ है, मतलब जितने ज्यादा अमीर हो उतना ज्यादा आप टैक्स दोगे। तो ये जो टैक्सेस हैं, ये जो लगाए गए हैं, ये जो टैक्सेस नहीं होने चाहिए। मैन को कंपेल नहीं करना चाहिए, आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो सोसाइटी को कुछ दे, क्योंकि जो भी चीज आप खरीदते हो, जो भी चीज आप पोजेस कर रहे हो, आपकी अपनी मेहनत से कर रहे हो। तो लैंड जो है, जो प्रॉपर्टी है, वो अलाउ करनी चाहिए। यानी बुर्जुआजी क्लास जो है कितनी भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है अपनी मेहनत से। तो ये इस चक्कर में हम इनको बोलते हैं कि यस, ही इज अ स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास, इज अ स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ये बोलेंगे कि प्रॉपर्टी अलाउड होनी चाहिए, इनके पास में रहेगी। समझे? तो ऐसे बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं ये। और स्टेट का क्या फंक्शन होगा? स्टेट का फंक्शन बस इतना है कि लोगों की सिक्योरिटी ऑफ लाइफ रखे, प्रिजर्वेशन रखे, लाइफ को रखे। और स्टेट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ यूटिलिटी फॉर मैन, मतलब स्टेट को बनाया गया है, स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन। यानी मैन अभी भी पहले आता है स्टेट से। स्टेट को बनाया गया है, मैन ने बनाया है अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने यूज के लिए। अगर स्टेट ने लाइफ प्रोटेक्ट नहीं की, या स्टेट ने खुद ही अपने सिटीजन्स की लाइफ लेनी शुरू कर दी, आर्बिट्ररी मैनर में खुद ही सबको डेथ पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, तो फिर वो स्टेट फेल्ड स्टेट होगा। और ऐसे केस में लोगों के पास में ये हक है, लोगों के पास में ये राइट है कि लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। इसीलिए हम बोलते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, क्योंकि एट द एंड इंडिविजुअल्स की सुरक्षा के लिए इन्होंने राइट टू रेजिस्ट का भी बोला है। बुर्जुआजी क्लास के स्कॉलर हैं ये, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको आपके साथ में कुछ गलत करता है, स्टेट नहीं मेंटेन करके रख रहा है इस तरीके से, तो फिर आप रिवोल्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ही इज एन एब्सोल्यूटिस्ट ऑल्सो, ये एब्सोल्यूट पावर देंगे। ठीक है, ये एब्सोल्यूट पावर देंगे स्टेट को। तो आगे हमें थ्योरी ऑफ लॉ कवर करना होगा, थोड़ा हम समझेंगे। ये तो वैसे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन आपको बता ही दिया है कि इंडिविजुअलिज्म तो में तो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूटिज्म में स्टेट के को पावर देते हैं ये। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए क्योंकि मैन इतना ज़्यादा है इंडिविजुअल कि स्टेट को पावर देनी ही होगी एब्सोल्यूट, अदरवाइज स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैन इतना इंडिविजुअल है। ठीक है, तो बाकी लॉ पे पढ़ेंगे हम, एंड फिर असेसमेंट रह जाएगा, इवैल्यूएशन रह जाएगा थॉमस हॉब्स का, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा थॉमस हॉब्स। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आज फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ के आइएगा, ये जो पीडीएफ है एज इट इज जो मैंने अभी आपको दी है, एक एक जो सेंटेंस है उसको पढ़िए, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल क्या है? कल संडे है ना? हाँ, कल क्लास है। कल आप लोगों की क्लास है 1:30 पे। अच्छा, कल जो क्लास हुई थी उसके कीवर्ड्स, हिंदी वाले कीवर्ड्स बोल रहे हो ना उमंग आप? कल मैकियावेली पहले कवर किया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद थॉमस हॉब्स किया था, राइट? उसकी हिंदी गूगल करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप पहले सारे कीवर्ड्स की वो कर लोगे, गूगल कर लोगे। अच्छा, तो आपने बुक नहीं परचेज की? बुक नहीं परचेज की प्रांजल, आप ऐसा करना, आपके पास बुक है ना, तो एरिस्टोटल की, मैकियावेली की और थॉमस हॉब्स की उसकी पीडीएफ बना करके एक बार सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें से मैं भी देख लूंगी क्या क्या आइडियाज इंपॉर्टेंट है, एक बार अंडरलाइन करके बता दूंगी वो भी। ठीक है, उनकी पीडीएफ कर देना। और कल तक, या मंडे को आपकी शायद छुट्टी है, मंडे को आपका है? नहीं, मंडे को आपकी तो है क्लास, मंडे को आपकी क्लास है ना? एक ही क्लास है शायद आप लोगों की, आई डोंट रिमेम्बर, एक है दो है, देख लेंगे जिस भी हिसाब से है। अब इसके बाद में आपकी, मुझे लगता है जॉन लॉक तक होगी यहाँ पर क्लासेस आपकी, उसके बाद की जो क्लासेस होंगी आपकी नेक्स्ट मंथ होंगी।
तो हमारे पास अब बहुत टाइम रहेगा, तो हम मिलकर के इसी पे काम करेंगे अब से। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मंडे को 1 है तो ठीक है, 3 बजे है, विल कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।